कुछ तो बोलिए। वाचन के प्रकार पढ़ने हैं, जिसमें एक हमने पढ़ लिया व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर दो प्रकार है, एक तो व्यक्तिगत और एक सामूहिक। अब आता है ध्वनि के आधार पर, यानी कि कोई चीज पढ़ी जाती है तो आवाज जो होती है उसके आधार पर, आवाज जो होती है उसके आधार पर वाचन के कितने भेद होंगे, आवाज के आधार पर। ठीक है भाई, तो हेडिंग डाल दीजिए ध्वनि के आधार पर। ध्वनि के आधार पर वाचन के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? दो। यहां तक की बात लिखवा चुका था ना मैं? हाँ भी, ठीक है। तो आरंभ करते हैं दोस्तों। ध्वनि के आधार पर वाचन के प्रकारों में सबसे पहला तो होता है क्या? सहस्वर वाचन, और दूसरा होता है इसमें मौन वाचन। दूसरा कौन सा होता है? मौन वाचन। सहस्वर वाचन किसे कहेंगे और मौन वाचन किसे कहेंगे, पहले ये जानिए। ध्वनि का मतलब होता है वाचन के समय आवाज, वाचन के समय आवाज, यानी कि जब कोई पाठ्य वस्तु या कोई विषय वस्तु पढ़ी जा रही है तो आवाज हो रही है या नहीं हो रही। यदि आवाज होती है, यदि आवाज है या आवाज होती है तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा? सहस्वर। और यदि आवाज नहीं होती, आवाज नहीं होती तो उसे क्या कह देंगे दोस्तों? मौन वाचन। यानी कि किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ते समय पाठक के द्वारा यदि वाणी के साथ उच्चारण किया जाता है, वाचक या मैं कहूं पाठक द्वारा आवाज के साथ पढ़ना, आवाज के साथ पढ़ना तो कौन से में चला जाएगा दोस्तों? सहस्वर में। और यहां हो जाएगा आवाज बिना या बिना आवाज के पढ़ना, आवाज के बिना पढ़ें तो कौन से में चला जाएगा? मौन वाचन में चला जाएगा। अब यह चीज तो हमें नाम से भी पता चल रही है कि सहस्वर, से का मतलब साथ में, स्वर का मतलब आवाज। यदि आवाज के साथ में है तो सहस्वर है और आवाज नहीं है तो मौन है। महत्वपूर्ण यहां से नहीं बनता, प्रश्न जो बनता है वो इस सहस्वर के वाचन में आता है कि सहस्वर वाचन किन किन के द्वारा किया जाता है। देखो सबसे पहला आता है इसमें आदर्श वाचन। सबसे पहले कौन सा आता है दोस्तों? आदर्श वाचन। यह किसके द्वारा होता है? शिक्षक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? शिक्षक द्वारा होता है। किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक द्वारा। कि एक अध्यापक कक्षा में विषय वस्तु को स्पष्ट आवाज, उचित आरोह अवरोह और उचित लय के साथ पढ़ता है, वह आदर्श वाचन कहलाता है। एक अध्यापक विषय वस्तु को कक्ष में विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट आवाज में, उचित आरोह अवरोह और उचित प्रवाह के साथ उसका वाचन करता है, उसे पढ़ता है, तो वह कौन सा वाचन कहलाता है? आदर्श वाचन कहलाता है। जब अध्यापक अपनी विषय वस्तु का आदर्श वाचन कर चुका होता है तो उसे सुनने के बाद ठीक वैसा ही शिक्षक की बात को विद्यार्थी दोहराते हैं, उसे कहा जाता है दोस्तों अनुकरण वाचन। क्या कहा जाता है उसे? अनुकरण वाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकरण वाचन कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, अध्यापक कोई पाठ पढ़ा रहे होते थे तो अध्यापक किताब में वो लाइनें पढ़ते जाते थे और हमारी अंगुली उस लाइन पर चलती रहती थी। कुछ समझ में आ रहा है? अर्थात अध्यापक द्वारा विषय वस्तु के शब्दों का एक तो स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। स्पष्ट उच्चारण का मतलब क्या हुआ? उच्चारण स्थान का भी ध्यान रखा जाएगा, उनमें मात्राओं का भी ध्यान रखा जाएगा, विराम चिन्हों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो स्पष्ट उच्चारण, उचित प्रवाह और उचित गति या आरोह अवरोह सही रखते हुए यदि अध्यापक द्वारा कोई विषय वस्तु पढ़ी जाती है तो ऐसे वाचन को क्या कहा जाएगा? आदर्श वाचन कहा जाएगा। मतलब एक बेस रख दिया उसने कि ऐसे ही पढ़ा जाता है। कुछ समझ में आया? ऐसे ही पढ़ा जाता है। अब बालक क्या करेंगे? उसका वैसा का वैसा दोहरान करेंगे, तो वह कौन सा होता है? अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन को हम एक लाइन में परिभाषित करना चाहें तो मैं कहूंगा कि अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्श वाचन, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्श वाचन का विद्यार्थियों द्वारा हूबहू दोहरान कर देना। हूबहू ठीक वैसा, हूबहू ठीक वैसा ही। हूबहू का मतलब जैसा उन्होंने, जहां पर उन्होंने आरोह लिया, अवरोह लिया, उतार लिया, चढ़ाव लिया, स्वराघात या बलाघात, जिस जगह उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया था, जिस जगह उन्होंने अपनी वाणी को आक्रोशित किया था, या हम कह सकते हैं अग्रेसित किया था, तो जैसे जैसे उतार चढ़ाव, जैसे लय और गति प्रवाह से अध्यापक ने बोला है, ठीक छात्रों द्वारा वैसा ही यदि पठन किया जाता है तो वह कौन सा कहलाएगा? अनुकरण पठन कहलाएगा, अनुकरण वाचन कहलाएगा। अब कई पुस्तकों में यहाँ पर समवेत वाचन फिर से लिखा हुआ है, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। समवेत अनुकरण वाचन वही होता है जो समवेत हमने पढ़ लिया है, समवेत सहस्वर में, व्यक्तियों की संख्या में, सामूहिक में। अब अनुकरण वाचन एक विद्यार्थी भी कर सकता है, अनुकरण वाचन एक से ज्यादा विद्यार्थी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी भैया को यहाँ पर खड़ा कर लिया कि मैंने जो लिखवाया उसे पढ़ो, मैंने जो लिखवाया उसे पढ़ो, वो पूछे कौन सी लाइन पढ़नी है, मैं कहता हूं ध्वनि के आधार पर वाचन के प्रकार होते हैं तो ये लाइन पढ़ के सुनाओ। केवल एक भैया बोलेंगे तो मैंने बोल दिया, वो तो हो गया आदर्श। फिर वो भैया हूबहू बोलेंगे, वो क्या हो गया? अनुकरण। अब मैं कहूं आप सभी को इस लाइन को पढ़ना है तो अब आप सभी बोलोगे तो भी क्या हो जाएगा? वो अनुकरण ही रहेगा। तो अनुकरण वाचन व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है, लेकिन आदर्श वाचन जो सदैव होता है वो शिक्षक द्वारा किया जाता है। और कैसे होता है? व्यक्तिगत होता है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होता है, यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होता है। यहां तक समझ में आया क्या? सहस्वर वाचन किसे कहा जाएगा? आवाज के साथ पढ़ना। मौन वाचन किसे कहा जाएगा? बिना आवाज या आवाज बिना किए पढ़ना।
ठीक है। उसके बाद में आती है सहस्वर वाचन में वाचन की कितनी स्थितियां होती हैं? दो। एक तो होता है आदर्श वाचन और एक होता है अनुकरण वाचन। एक तो होता है आदर्श वाचन और एक होता है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। किसे कहेंगे आदर्श वाचन? कि एक कक्षाध्यापक द्वारा कक्षा में विषय वस्तु का उचित आरोह अवरोह और उचित प्रवाह के साथ पढ़ना क्या कहलाता है? आदर्श वाचन कहलाता है। अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन को एक छात्र या सभी छात्रों द्वारा हूबहू दोहराना, एक छात्र या सभी छात्रों द्वारा हूबहू दोहराना क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन कहलाता है। प्रश्न ये नहीं पूछता, प्रश्न ये पूछता है आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है। अनुकरण शब्द आ जाए, ध्यान से सुनिए, अनुकरण शब्द आ जाए, चाहे इसके आगे वाचन लिखे, चाहे उच्चारण लिखे, चाहे पठन लिखे और चाहे लेखन लिखे, सब चीजें किसके द्वारा होंगी? छात्र के द्वारा। और आदर्श के आगे चाहे आदर्श वाचन आए, चाहे आदर्श उच्चारण आए, चाहे आदर्श लेखन आए, चाहे आदर्श पठन आए, किसके द्वारा होगा? शिक्षक द्वारा। आदर्श होता है शिक्षक, अनुकरणकर्ता कौन होता है? विद्यार्थी। अनुकरणकर्ता कौन होता है? विद्यार्थी। ये चीजें बहुत जरूरी भी हैं, ये चीजें बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि जैसे वाक्य होते हैं वैसे हाव भाव आवश्यक हो जाते हैं। अब जैसे हाव भाव होते हैं उन्हीं के अनुसार वाक्य की वाणी होनी चाहिए। कई बार देखते हैं नाटकों का पठन करने के लिए एक कक्षा में विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया जाता है। एक नाटक है जिसमें 3 विद्यार्थी हैं या 5 विद्यार्थी हैं, शिवाजी हो गए, आवाजी सोनदेव हैं और सेनापति हैं। है? शिवाजी हैं, एक उनके मंत्री हो गए और एक सेनापति हो गए। शिवाजी, इन तीनों में वार्तालाप हो रही है, या मैं कह दूं शिवाजी है, औरंगजेब का दरबार है, शिवाजी और औरंगजेब का दरबार है और अन्य कोई व्यक्ति है, या मैं कह दूं अन्य सेनापति या दरबार में कोई भी दरबारी हो सकता है। नाटक चल रहा है पुरंदर की संधि के ठीक बाद की स्थिति का, ठीक है। औरंगजेब का कथन है, तो अब औरंगजेब ने तो सारे शासकों को दिल्ली के दरबार में बुला लिया, तो जाहिर सी बात है अहम होगा। तब औरंगजेब के कथन को ऐसे बोले विद्यार्थी या शिक्षक कि मैंने पूरे भारत को जीत लिया, तो प्रभावी लगेगा क्या? मतलब औरंगजेब ने जो कथन कहा कौन से भाव से कहा? अहम के भाव से कहा। किसके भाव से कहा? अहम के भाव से कहा। तो अहम के भाव से कहा तो वाणी भी वैसी ही होनी चाहिए, वीर रस वाली होनी चाहिए। कौन से रस वाली होनी चाहिए? वीर रस। उसमें ओज गुण होना चाहिए, उसका मतलब जोश होना चाहिए कि मैंने संपूर्ण भारत के शासकों को आज मेरे सिंहासन के तले खड़ा कर लिया है। ये लाइन बोलेगा औरंगजेब, ठीक है। फिर शिवाजी उसको चुनौती भी दे देता है कि हम जिस संधि की अपेक्षा, जिस शर्त के आधार पर मैं यहाँ आया, जिस सम्मान की अपेक्षा मैं लेकर के आया, वह सम्मान मुझे मिला नहीं। मैं अब आगे की मुलाकात आपसे इस राज दरबार में नहीं, युद्ध भूमि में करना चाहूंगा। चैलेंज भी दे दिया। ऐसे थोड़ी है, ठीक है साहब आपने बुला लिया, सम्मान तो दिया नहीं, तो मैं तो लड़ूंगा आपसे। चैलेंज में इतना सौम्यता है, इतना विनम्र निवेदन है कि बिना लड़े हारा हुआ लग रहा है, बिना लड़े क्या लग रहा है? हारा हुआ लग रहा है। ये होता है आदर्श वाचन का एक्सप्रेशन। आप किस तरीके से पढ़ोगे। अब आपने उस लाइन को वैसा का वैसा पढ़ा है ना, तो बालक भी वैसा ही उसे सीखेंगे, क्योंकि बालक क्या करते हैं? अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं, तो अध्यापक के वाचन को उन्होंने क्या मान लिया? आदर्श वाचन मान लिया। अब अध्यापक ने उसे अगर वीर बात को भी, वीर रस की बात को उसे बहुत दयनीय स्थिति में या करुण भाव से बोला है, करुण भाव से बोला है, बहुत पीड़ित भाव से बोला है, तो वहां पर वह भी वह उसे करुण या पीड़ित भाव से ही उच्चारित करेगा, ठीक है। देना तो हो चैलेंज और बात करें श्रृंगार रस में, देना तो हो चैलेंज। समझना, युद्धभूमि की बहुत सारी भूषण की कविताएं होती हैं, मां कवि भूषण वीरस के कवि जिन्होंने लिखे हैं, तो मां कवि भूषण की जो कविता है यदि उन्हें श्रृंगार रस में पढ़ने लगे तो मजा ही नहीं आता। इंद्र जिमी जंब पर, कान जिमी कंब पर, पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ते ऐसी कविताएं, अभी के पाठ्यक्रम में चलती हैं। मैंने कल भी कहा था किताबों के पन्ने पलटना शुरू कर दो वरना फेल हो जाओगे। उनके पन्नों को घिसना है आपको, एक एक बार तो कम से कम आप वो चीजें पढ़ो ही पढ़ो, उससे आपको अन्य चीजें सीखने में सहायता मिलेगी। सीखने में क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। तो जब हम मां कवि भूषण की कविता पढ़ते हैं तो ऐसे बुझाएं फड़क उठती हैं, हैं? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे मतलब एक दीदी भी बैठी बैठी पढ़ रही होती है ना, तो अपने आप को झांसी की रानी समझती है। बहुत बार असर होता है इन चीजों का, असर होता है। जैसे गदर मूवी आई थी, गदर मूवी देख के आने के बाद ऐसे लगने लग गया था कि मैं सनी देओल, मैं सनी देओल। हाँ, पूरी बात सुना करो दोस्तों, बहुत अलग तरीके से बताता हूँ मैं सारी चीजें। हाँ, क्या बात, बहुत सारे लोगों के तो समझ में ही नहीं आती है सेली क्या है, हैं? तो गदर मूवी देखने के बाद ऐसे बुझाओ में जोश भर गया, माँ तुझे सलाम देख ली, तो उसके बाद यदि कोई देश को इतना सा भी कुछ कह देना काट डालेंगे। देश प्रेम है, उमड़ रहा है, 2-3 दिन तक रहता है, बाद में समाप्त हो जाता है। इतना ही रहता है जब तक उसके 2 गाने 2 डायलॉग याद रहे, उसके बाद समाप्त। घातक मूवी देख के आगे काशीनाथ, अब काशीनाथ 2-3 दिन तक तो काशीनाथ, और धीरे धीरे काशीनाथ। ये वाणी का उतार चढ़ाव है, आरोह है अवरोह है। जैसे वाक्य पढ़े जाते हैं उसके अनुसार शारीरिक भाव भंगिमा भी अध्यापक की होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों पर उसका असर पड़े, विद्यार्थी वैसे की वैसी भाव भंगिमा का अनुकरण कर सके। तो आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा किया जाता है। किसी भी विषय वस्तु को उचित हाव भाव, उचित उतार चढ़ाव और प्रवाह के साथ स्पष्ट रूप से पढ़ना आदर्श वाचन कहलाएगा। और विद्यार्थी चाहे वे एक हो चाहे अनेक हो, विद्यार्थियों के द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उनका दोहरान जो किया जाता है वह अनुकरण वाचन कहलाता है। एक बार यहाँ तक लिखिए। होते हैं वीरस के बहुत सारे, बहुत तगड़े तगड़े किस्से आते हैं वीरस में। जैसे कई व्यक्ति होते हैं जो केवल जोश में बातें करते हैं, सारी बात जोश में। विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अब विनम्र निवेदन है, सुनने वाले को तो डरा दिया। ऐसे आती है लाइनें, जैसी बात वैसे हाव भाव होने चाहिए, ताकि सामने वाले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कुछ कहे सब कुछ कह देते हैं, समझ में नहीं आया, बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह डाला, ऐसी स्थितियां होती हैं। वो क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है, शारीरिक हाव भाव होता है, उस चीज का हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। लिखिए, वाचन के प्रकार 2 लिख दिए। पहला लिखो सहस्वर वाचन, पहला लिखिए सहस्वर वाचन, और इसमें लिखो आवाज के साथ, आवाज के साथ विषय वस्तु को पढ़ना,
आवाज के साथ विषय वस्तु को पढ़ना सहस्वर वाचन कहलाता है। आवाज के साथ विषय वस्तु को पढ़ना सहस्वर वाचन कहलाता है। आवाज के साथ विषय वस्तु को पढ़ना सहस्वर वाचन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछूं, ये सहस्वर वाचन किसके द्वारा किया जाएगा? अध्यापक या छात्र या दोनों? लिख दो, ये शिक्षक शिक्षार्थी दोनों द्वारा किया जाता है। यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के द्वारा किया जाता है। एक तो घड़ी बहुत जल्दी चलती है यहाँ पर। यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों द्वारा किया जाता है। जैसे घड़ी की गति बढ़ती है, मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ। यह शिक्षक शिक्षार्थी दोनों द्वारा किया जाता है। अगला लिखिए, इस वाचन के दो भेद होते हैं। इस वाचन के दो भेद होते हैं या दो रूप होते हैं। भेद लिख दो, रूप लिख दो। और पहला लिखिए आदर्श वाचन। पहला लिखिए आदर्श वाचन। और इसमें लिखिए कक्षाध्यापक द्वारा। यहाँ पर कक्षाध्यापक का मतलब वो नहीं जो अपना प्रथम पीरियड लिख आते हैं, पहला कालांश जिसका होता है वो कक्षाध्यापक नहीं। कक्षा में जो पढ़ा रहा है वो सारे कक्षाध्यापक हैं। लगातार पहले से 8वें कालांश तक जो अध्यापक पढ़ाने आ रहे हैं वो सभी कक्षाध्यापक होंगे। ये नहीं कि जो प्रथम कालांश में आते हैं, जो उपस्थिति पंजिका लेके आते हैं, जो अटेंडेंस लेते हैं, वही कक्षाध्यापक होते हैं। नहीं, यहाँ पर कक्षाध्यापक से मेरा तात्पर्य है जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। हाँ, लिखिए कक्षाध्यापक द्वारा विषय वस्तु को, कक्षाध्यापक द्वारा विषय वस्तु को उचित आरोह अवरोह, उचित आरोह अवरोह, कोमा प्रवाह और स्पष्ट उच्चारण के साथ, स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना, स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना। पुनः सुनिए, अध्यापक द्वारा विषय वस्तु का उचित आरोह अवरोह प्रवाह और स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना आदर्श वाचन कहलाता है। आदर्श वाचन कहलाता है। यह व्यक्तिगत होता है। अध्यापक के द्वारा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कैसा होगा? व्यक्तिगत होगा। ऐसे याद रखना, मतलब कि ऐसी कोई भी क्रियाएं जो आदर्श रूप में हो रही हैं, तो आदर्श रूप में चाहे वाचन हो, चाहे लेखन हो, चाहे पठन हो, चाहे उच्चारण हो, व्यक्तिगत ही होंगे। अनुकरण जो होंगे वो व्यक्तिगत भी होंगे और सामूहिक भी होंगे। अब समझ में आ गया? एक ही लाइन में याद रखना। देखिए अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन दूसरा हेडिंग डालो और इसमें लिखो अध्यापक द्वारा प्रस्तुत, अध्यापक द्वारा, अनुकरण में लिखना है अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आदर्श वाचन का, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आदर्श वाचन का विद्यार्थियों द्वारा, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आदर्श वाचन का विद्यार्थियों द्वारा ठीक वैसा ही, विद्यार्थियों द्वारा ठीक वैसा ही दोहरान, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आदर्श वाचन का विद्यार्थियों द्वारा ठीक वैसा ही दोहरान, ठीक वैसा ही दोहरान अनुकरण वाचन कहलाता है। तो ठीक वैसा ही कैसा ही? स्पष्ट भी हो, आरोह अवरोह और उचित प्रवाह के साथ। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आदर्श वाचन का छात्रों द्वारा ठीक वैसा ही दोहरान क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन कहलाता है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है। दूसरा लिखिए मौन वाचन। इसमें लिखो विषय वस्तु को, मौन वाचन में लिखना है विषय वस्तु को, विषय वस्तु को बिना आवाज के, विषय वस्तु को बिना आवाज के या बिना ध्वनि के पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। विषय वस्तु को बिना आवाज या बिना ध्वनि के पढ़ना क्या कहलाएगा? मौन वाचन कहलाता है। सवाल ये नहीं है कि मौन वाचन क्या है, सवाल यह है कि मौन वाचन किया किसके द्वारा जाएगा? शिक्षक द्वारा, छात्र द्वारा या दोनों के द्वारा? अध्यापक कब करेगा मौन वाचन? बताएं जरा। अध्यापक मौन वाचन करता है या नहीं? कक्षा में आने के बाद मैं चुप हो जाऊं, कक्षा प्रभावी होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन फिर आपके दिमाग पर झटका लगेगा, मैं कहूंगा मौन वाचन अध्यापक करता है।
कब? तैयारी के घंटों में। कब करता है दोस्तों? तैयारी के घंटों में अध्यापक भी मौन वाचन करता है। जब वह पाठ योजना बनाता है, उद्देश्यों का निर्धारण करता है। अब पाठ योजना बनाना, उद्देश्य निर्धारण करना, प्लानिंग जो करी जाती है, इकाइयां जो बनाई जाती हैं, इकाई के संदर्भ में पाठ की पूर्व तैयारी जो की जाती है, वह अध्यापक के द्वारा कैसे की जाती है? मौन। कैसे की जाती है? मौन। तो हम क्या कहेंगे इसमें? एक अध्यापक के द्वारा यह पाठ आरंभ से पूर्व में किया जाता है, लेकिन पाठ आरंभ के बाद में किसके द्वारा किया जाएगा? केवल विद्यार्थियों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? विद्यार्थियों के द्वारा। तो इसमें नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो इसमें। अध्यापक द्वारा यह वाचन, अध्यापक द्वारा यह वाचन पूर्व तैयारी के रूप में किया जाता है। अध्यापक द्वारा यह वाचन पूर्व तैयारी के रूप में किया जाता है। नया तथ्य लिखो इसी का। कक्षा कक्ष में मौन वाचन, कक्षा कक्ष में मौन वाचन केवल विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। कक्षा कक्ष में मौन वाचन केवल किसके द्वारा किया जाता है? विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। अब आती है महत्वपूर्ण बात, क्या? इसके प्रकार। इसके प्रकार देखो, सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें गहन मौन वाचन। लिखना नहीं है, सुनेंगे इनको। गहन मौन वाचन। एक आता है दोस्तों द्रुत मौन वाचन, और एक आता है दोस्तों सामान्य मौन वाचन। मौन वाचन के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। मौन वाचन के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो गहन। गहन को आपको प्रश्न पत्र में गंभीर लिख के भी दे सकता है, घबराना मत। गहन का मतलब गंभीर। कई बार आपने देखा होगा क्रिटिकल यूनिट होती है हॉस्पिटल में, होती है ना, क्रिटिकल यूनिट वार्ड बना हुआ होता है, उसमें से लिखा होता है गहन चिकित्सा इकाई, मतलब गंभीर बीमारियों के इलाज का केंद्र। अब तो समझ में आ गया, गहन, गंभीर, क्रिटिकल सारी चीजें एक ही होती हैं। ठीक है। गहन मौन वाचन कब किया जाता है? जब किसी सारगर्भित विषय वस्तु को पढ़ा जाए। समझना बहुत अच्छे से इस चीज को, ये अन्यथा समझ में नहीं आएगी। हाँ, बहुत सारगर्भित विषय वस्तु है, बहुत ही ज्यादा सारगर्भित, सारगर्भित विषय सामग्री है, जिसका गहन रहस्य समझना है हमें, उसका गहन अर्थ हमें प्राप्त करना है, अर्थात पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ा जाए। परीक्षा के ठीक पहले दिन वाली तैयारी इसमें जाती है। परीक्षा से ठीक पहले दिन वाली तैयारी, जब चिंता भी है और हम चाहते हैं कि एक ही बार में मेरे को समझ में आ जाए, यही कोशिश होती है ना उस समय कि एक ही बार में समझ में आ जाए। किसी भी विषय वस्तु का पूर्ण अर्थ ग्रहण करने हेतु बहुत गहनता से जब मौन वाचन किया जाता है, तो उसे गहन मौन वाचन कहा जाता है, जिसमें एक एक वर्ण को बड़ा गौर से पढ़ा जाता है कि कहीं छूट न जाए, कोई चीज रह न जाए, किसी चीज से मैं अपरिचित न रह जाऊं। पुनः सुनिए, किसी विषय वस्तु या किसी गहरी सारगर्भित विषय वस्तु के गहन अर्थ को समझने के लिए जो वाचन किया जाता है, वह होता है गहन मौन वाचन। क्या होता है? गहन मौन वाचन। किसके लिए किया जाएगा? सारगर्भित विषय वस्तु के लिए। जैसे वेद अध्ययन करते हैं, वेद, अब वेद कोई औपचारिकता के लिए नहीं पढ़े जाते। वेदों का अध्ययन करेंगे तो वेदों के अर्थ और भावार्थ को समझा जाता है। गीता पाठ करना है उच्च स्तर की कक्षाओं में, आप समझना, उच्च स्तर की कक्षाओं में पद्य का वाचन जो किया जाता है वो इसी प्रकार से किया जाता है। केवल अर्थ समझना उनका उद्देश्य नहीं होता, वो अर्थ के साथ साथ उसका शिल्प सौंदर्य, उसका भाव सौंदर्य, उसके में अलंकार क्या है, उसका रस क्या है, उसका मूल भाव क्या है, वो सारी चीजें गहन करने का प्रयास करते हैं, जिसे कौन सा वाचन कहा जाता है? गहन मौन वाचन। किसी गहरी सारगर्भित विषय वस्तु को समझने के लिए जो मौन वाचन किया जाता है, उसे गहन मौन वाचन कहा जाता है। अगला आता है दोस्तों द्रुत। द्रुत का मतलब होता है शीघ्र। इसे हम कह सकते हैं कि शीघ्रता से पढ़ना। क्या कह सकते हैं? शीघ्रता से पढ़ना। ये वाचन कब किया जाता है? जब किसी विषय वस्तु का क्या करना हो? दौरान करना हो, रिवीजन करना है। हाँ, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? कई बार परीक्षा हॉल से ठीक 5 मिनट पहले एक बार और देख लूं, हाँ अब सही, अब ले जाओ। होता है कि नहीं होता? अर्थात किसी भी विषय वस्तु का हमें क्या करना हो? दौरान करना हो, तो कौन सा मौन वाचन किया जाता है? द्रुत मौन वाचन। और इसका सबसे बड़ा महत्व बता रहा हूं। आपके पास एक बड़ा पूरा पेज है, जिस पर बहुत सारे वाक्य शब्द लिखे हुए हैं। मुझे पूरे वाक्य से, पूरे शब्दों से कोई मतलब नहीं, मुझे उस पाठ में स्वावलंबन शब्द ढूंढना है। तो समझ में आया क्या? पूरे पन्ने में मैंने कह दिया कि इसमें स्वावलंबन शब्द ढूंढ के बता। छोटे बच्चे जब हम किताबों में शब्द ढूंढ के खेला करते थे ना, कि पेज नंबर 61 पर तुम्हें राम निकाल के बताना है, कितनी देर में बताए, टाइम लगा दिया स्टॉप पार्ट, पहले तो पेज नंबर 61 निकाल के फिर राम निकालेंगे। अर्थात किसी भी पृष्ठ पर किसी शब्द को ढूंढना हो तो जो वाचन किया जाता है वो कौन सा होता है? द्रुत मौन वाचन। उसमें और शब्दों पे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें वाचन में सबसे पहली शर्त क्या थी? अर्थ ग्रहण करो। क्या करो? अर्थ ग्रहण करो। हमें शब्द ढूंढना है तो अर्थ ग्रहण थोड़ी करेंगे। हमारी नजर तो किस स्वावलंबन को ढूंढ रही है, इसके अलावा चाहे कोई भी हमारे कैमरे के सामने आए, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। फोकस तो दूल्हा दुल्हन को करना है ना, बीच में से कौन निकल गया पता ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि बीच में से जो भी आता है तो उसी की तरफ मोड़ दो, पहले वो दिखाओ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी विषय वस्तु का क्या करना हो? दोहरान करना हो, शीघ्रता से उसको पढ़ना हो, या औपचारिकता के रूप में उसको पढ़ना हो, या मैं कहूं किसी पृष्ठ पर किसी शब्द को ढूंढना हो, तो जो मौन वाचन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? द्रुत मौन वाचन। क्या कहा जाता है दोस्तों? द्रुत मौन वाचन। इसका मतलब इस गहन वाचन में, गहन मौन वाचन में और द्रुत मौन वाचन में जमीन आसमान का फर्क हो गया। गहन मौन वाचन में तो हर एक शब्द का अर्थ ग्रहण करने की कोशिश की जाती है, इसमें केवल उस शब्द को ढूंढा जाता है जिसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत है। यहां तक की बात समझ में आ गई? अंतिम आता है कौन सा? सामान्य। इसको कहते हैं औपचारिक मौन वाचन। क्या कहा जाता है दोस्तों?
औपचारिक मौन वाचन, मेरे शब्दों में समझे तो सामने वाले को पागल बनाने वाला मौन वाचन, कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, पागल बनाने वाला मौन वाचन। घर पर काम है, पापा कुछ कहने आए उससे पहले भैया किताब लेके बैठ गए, छोरा तो पढ़ रहा है यार। मम्मा कुछ कहने दे इसलिए किताब लेके बैठ जाओ, है दिमाग में किसी और ही चीज का अर्थ ग्रहण हो रहा है। हाँ, किताब आंखों के सामने खुली है, पता चलता है पापा बड़े शातिर हैं, पास से निकलते वो पेज देखे कि 63 नंबर का पेज खुला हुआ है। 2 घंटे बाद पुनः पापा आते, बेटा पढ़ रहा है यार, हाथ तो घूमते रहो और वही 63 फिर से मिल गए। फिर पापा लगाते हैं तपाक से तमाचा, है पिछले 2 घंटे से तू इस 63 पेज नंबर पे कर क्या रहा है, मेरे को ये तो बता। अब हमारा यही जवाब होता है कि पापा मैं इस पूरे पेज को याद करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो 2 घंटे में 2 लाइनें तो याद हुई होंगी, वो बता दे। पर वास्तविकता तो ये थी कि हम 2 घंटे में 2 लाइनें छोड़ 2 शब्द ही नहीं पढ़े। हमारे दिमाग में तो ये चल रहा है कि आज मैसेज क्यों नहीं आया। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब क्या है। औपचारिक पठन क्या होता है दोस्तों? औपचारिक पठन। एक दूसरी बात, अवकाश के समय का सदुपयोग करना हो। क्या करना हो? अवकाश के समय का सदुपयोग। ये उदाहरण मैं ऐसे इसलिए देता हूं कि आपको थोड़ा सा रुचिकर लगे, वरना विधियां बोरिंग होती हैं, बहुत ज्यादा बोरिंग होती हैं। थ्योरी कुछ ऐसी है, सभी विधियों में आपको एक सी बात नजर आती है, सभी विधियों में वही गिनती की चीजें, विषय वस्तु से संबंधित इस तरह के अनुकूल, विद्यार्थियों के इस तरह के अनुकूल, कक्षा के वातावरण के अनुकूल, बात सब में वही है। इनका जो मूल भाव है उसको समझने के लिए हमें अन्य उदाहरणों का सहारा लेना पड़ता है। अब उदाहरण ऐसे हो कि जिनमें हमारा दिमाग ज्यादा अलर्ट हो और जल्दी से समझ जाए, इसलिए हमें इस प्रकार के उदाहरण लेने पड़ते हैं। कृपया किसी को व्यक्तिगत आहत हुआ हो तो ठीक है। अब बात करता हूं मैं आगे, क्या कि सामान्य मौन वाचन किस प्रकार का मौन वाचन है, औपचारिक किस प्रकार का मौन वाचन है, औपचारिक मौन वाचन है। यह अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाता है। फ्री बैठे हैं कुछ पढ़ लो, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य रहित पठन, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। क्या मौन वाचन में आप जो पढ़ोगे इसको आप कदापि काम में लोगे, इस प्रकार का आपका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर उद्देश्य होगा तो ज्ञान होगा, उद्देश्य होगा तो ज्ञान होगा, यदि उद्देश्य होगा तो द्रुत होगा। शब्द ढूंढना मेरा उद्देश्य था, द्रुत हुआ। अब इसका वास्तविक कोई उद्देश्य नहीं है, टाइम पास उद्देश्य थोड़ी होता है। मैं समय व्यतीत करना चाह रहा था, बस में बैठा बैठा परेशान हो गया, बस आराम से चल रही है, समय व्यतीत करना है। कोई भी जाते समय कहानियों की किताब ले ली, बाल कथा ले गया, आनंद पोथी ले गया, चुटकुले ले गया, चुटकुलेदार कोई कहता है टुचकुले क्या, चुटकुले ले गया, उनको बैठे बैठे पढ़ रहा हूँ। आजकल तो चैटिंग वगैरह करके टाइम पास कर लेते हैं, कहां से आगे 3 किलोमीटर आगे। अब क्या हो रहा है, बस वाला हॉर्न बजा रहा है? तो अब तो ये जरिया है। जब तकनीकी के साधनों का इतना विकास नहीं था तो अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए लोग क्या करते थे, सामान्य मौन वाचन। एक और ध्यान रखना, इन सभी प्रकार के मौन वाचन का एक उद्देश्य यह भी होता है, कक्षा में क्या स्थापित करना हो दोस्तों, अनुशासन स्थापित करना हो। क्या करना हो? अनुशासन स्थापित करना हो। क्लास में कोई नहीं है, कालांश खाली है, जिस कक्षा अध्यापक का कालांश था वो आए नहीं, प्रिंसिपल आए, दरवाजे पर आवाज की, आवाज नहीं, 2 पाठ याद करो, मैं आधे घंटे के बाद आकर पूछूंगा। बालक भी बहुत बोले होते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि आधे घंटे के बाद ही खाली कालांश खत्म हो जाएगा। अगले भी अध्यापक आ जाएंगे, प्रिंसिपल कहाँ आएगा पूछने के लिए, पर डर होता है, खांटी आ जाओ पढ़ो। तो अनुशासन स्थापित कराना हो तो मौन वाचन के लिए कह दिया जाता है। आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि शेष और वाचन करके 2 पाठ याद कर लो, तो आवाज तो वैसी की वैसी हुई। उनको पढ़ाना थोड़ी था, उनको सिखाना थोड़ी था, वो तो चाहते थे कक्षा में कैसे भी सब मौन प्रार्थना करने लग जाएं। अब रोजाना तो गांधी जी को मार नहीं सकते। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? तो उन्होंने क्या कर दिया, पूछूंगा पढ़ लो, चुपचाप पढ़ो, वोट भी नहीं होने चाहिए। ये लो, अब समस्या हो गई। तो वो कौन सा होता है अनुशासन स्थापित करने के लिए जो वाचन करवाया जाता है, वो भी कौन सा है, मौन वाचन होता है। तीनों समझ में आए क्या? गहन तो क्या होगा, गहरी सार गर्भित विषय वस्तु को समझने के लिए, जब उसके गहन अर्थ को ग्रहण करने के लिए मौन वाचन किया जाता है, उसे गंभीर या गहन मौन वाचन कहा जाता है। यह विद्यार्थियों के द्वारा और अध्यापक द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थी स्वाध्याय में करेंगे, और अध्यापक पाठ से पूर्व करेगा। ये तो पाठ पूर्व हो गया और विद्यार्थियों का पाठ अंतर्गत हो गया, ठीक है यहाँ तक की बात। उसके बाद में दूसरी बात आती है द्रुत मौन वाचन। तो द्रुत मौन वाचन से क्या होता है, या तो किसी चीज का रिवीजन करना हो, द्रुत का मतलब शीघ्रता से पढ़ना, तो या तो किसी चीज का दोहरान करना हो, या केवल मुख्य मुख्य बातें पढ़नी हो, या कोई शब्द ढूंढना हो, तो कौन सा वाचन होता है, द्रुत मौन वाचन। द्रुत मौन वाचन मतलब पढ़ना है तो पूरी लाइनों को है, ऐसे नहीं कि सर 3 लाइनें छोड़ के तो पढ़ सकते हैं, 3 लाइनें छोड़ दोगे तो स्वावलंबन, तो 3 लाइनों में चला गया, फिर क्या करोगे? समझ में आया? हर एक लाइन को पढ़ा जाता है ताकि उस शब्द तक हम पहुंच सके, वो होता है द्रुत मौन वाचन। और एक होता है कौन सा, सामान्य, जिसे औपचारिक मौन वाचन भी कहा जाता है। अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए या केवल मनोरंजन के उद्देश्य से जो वाचन किया जाता है उसे सामान्य मौन वाचन कहा जाता है। सभी वाचनों का, सभी प्रकार के मौन वाचनों का एक तो उद्देश्य क्या होता है, कक्षा में अनुशासन स्थापित करना, और एक होता है विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना। स्वाध्याय की प्रवृत्ति अर्थात सेल्फ स्टडी की आदत बनानी हो तो कौन सा वाचन करवाया जाना चाहिए, मौन वाचन करवाया जाना चाहिए। इससे एक फायदा हमें और होता है, क्या, पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा होता है। क्या होता है दोस्तों, पाठ्यक्रम शीघ्रता से पूरा होता है। शीघ्र पूरा कैसे, पूरा जल्दी सीख पाते हो। यदि आपको 2 पाठ याद करने के लिए दे दिए जाएं और 2 व्यक्ति जिनके बराबर का आयु की था और दोनों व्यक्तियों को पहली बार वो चीज दी गई, ऐसे नहीं कि 2 में से 1.5 पाठ तो एक को याद ही थे, ऐसा नहीं, ऐसे 2 पाठ तो दोनों को याद नहीं है और दोनों को अलग अलग कमरों में बिठा दिया जाए। मनोवैज्ञानिकों का मानना है, एक को कहा जाए कि तुझे पूरी चीज बोल बोल करके याद करनी है और एक को कह दिया जाए कि तेरे को केवल मौन याद करना है। तो मौन जो पढ़ने वाला है वो शीघ्र पूरा करेगा, तुलना में किसके, बोलकर पढ़ने वाले के। क्या तक समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बोलकर तक जो पढ़ेगा वह जल्दी थकेगा, वह जल्दी थकेगा, ऊर्जा उसकी ज्यादा हास होगी, बोलने में ऊर्जा का क्षय तो होता ही है। जैसे कहते हैं काम करते हैं तो ऊर्जा का व्यय होता है। आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, आप घर जाओगे उससे पहले आपको बैठे बैठे ही भूख सी लगने लग जाती है, क्यों याद दिला रहा हूँ सर, अभी भी लग रही है ना, भूख सी लगने लग जाती है। इसका मतलब ऊर्जा का हास हो रहा है। आप हाँ करते हो, हाँ सर समझ में आ रहा है, कुछ मेरी बातों को अपने मन में भी दोहरा रहे हो। मैं सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक लगातार बोल रहा हूँ, मेरी भी ऊर्जा का हास हो रहा है। एक केवल मौन ही बैठा रहे, केवल मौन ही बैठा रहे। तो जो मौन बैठा रहता है
उसकी ऊर्जा बोलने वाले की तुलना में ज्यादा बची रहेगी। अब ज्यादा ऊर्जावान व्यक्ति क्रियाशील ज्यादा होगा, क्रियाशील ज्यादा होगा तो परिणाम ज्यादा जल्दी आएंगे और ज्यादा अच्छे आएंगे। समझ में आया कि नहीं? एक चीज बहुत प्रकार से जुड़ती है, एक चीज को एक ही प्रकार से न समझे। तो मौन वाचन के जो सभी के फायदे हैं, कौन कौन सा? कक्षा का अनुशासन, स्वाध्याय की प्रवृत्ति और पाठ्यक्रम में शीघ्रता लाना। ये तो गए पूरे जो औपचारिक उद्देश्य हो। और इन तीनों के जो अलग अलग उद्देश्य थे वो मैंने बता दिया। गहन मौन वाचन सार गर्भित विषय वस्तु के लिए, द्रुत मौन वाचन दौरान और शब्द ढूंढने के लिए, और सामान्य मौन वाचन औपचारिक या अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए। ये वाली बात लिखवा दूं, लिखना आरंभ करो। मौन वाचन में परिभाषा भी लिखवाई क्या मैंने? लिखवा दी। इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला गहन मौन वाचन, गहन मौन वाचन। इसमें लिखिए किसी भी सार गर्भित, किसी भी सार गर्भित विषय वस्तु का, किसी भी सार गर्भित, सार गर्भित, किसी भी सार गर्भित विषय वस्तु का गहन अर्थ, गहन अर्थ ग्रहण करने हेतु, गहन अर्थ ग्रहण करने हेतु बालक द्वारा किया जाने वाला, किसी भी सार गर्भित विषय वस्तु का गहन अर्थ ग्रहण करने हेतु बालक द्वारा किया जाने वाला बिना ध्वनि का वाचन, किसी भी सार गर्भित विषय वस्तु का गहन अर्थ ग्रहण करने के लिए बालक द्वारा किया जाने वाला बिना ध्वनि का वाचन गहन मौन वाचन कहलाता है। बिना ध्वनि का वाचन क्या कहलाता है? गहन मौन वाचन कहलाता है। ठीक है, अगला लिखिए द्रुत मौन वाचन। द्रुत मौन वाचन दूसरा लिखो भैया, द्रुत मौन वाचन। बोर्ड पे लिखा हुआ है, टीप के उतार लो। अब आप देख करके लिख रहे हो, ये क्या कहलाएगा? अनुलेख या प्रतिलेख? प्रतिलेख क्या कहलाएगा? प्रतिलेख। अभी आएगा लेखन कौशल पढ़ाऊंगा आज ही, उसमें आएगा ये चीज। हाँ, अब इसके बाद में मुद्री चलेंगे लेखन में। द्रुत मौन वाचन, इसमें लिखिए किसी विषय वस्तु का दोहरान, किसी विषय वस्तु का दोहरान या सरल विषय वस्तु को पठन। कोई ऐसी चीज है जो सरल है, या सरल विषय वस्तु का पठन। एक तो विषय वस्तु का दोहरान, सरल विषय वस्तु का पठन, वह पृष्ठ में किसी शब्द को ढूंढना। विषय वस्तु का दोहरान, कौमा सरल विषय वस्तु का पठन, वह पृष्ठ में शब्द को ढूंढना। इन क्रियाओं के लिए, इन क्रियाओं के लिए कौन कौन सी क्रियाएं हो गई? एक तो रिवीजन हो गया, एक कोई सरल चीज का पढ़ना हो गया, और एक किसी को शब्द को ढूंढना हो गया। इन क्रियाओं के लिए किया जाने वाला वाचन, इन क्रियाओं के लिए किया जाने वाला वाचन द्रुत मौन वाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रुत मौन वाचन कहलाता है। अंतिम लिख दीजिए सामान्य मौन वाचन। यह एक प्रकार का, तीसरा है ना सामान्य मौन वाचन, इसमें लिखना आरंभ करो दोस्तों। यह एक प्रकार का औपचारिक मौन वाचन है। यह एक प्रकार का औपचारिक मौन वाचन है। यह एक प्रकार का औपचारिक मौन वाचन है जिसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य मनोरंजन, जिसका उद्देश्य मनोरंजन, जिसका उद्देश्य मनोरंजन, कोमा अवकाश के समय का, जिसका उद्देश्य मनोरंजन, अवकाश के समय का सदुपयोग करना हो सकता है। जिसका उद्देश्य मनोरंजन भी हो सकता है और अवकाश के समय का सदुपयोग करना भी हो सकता है। ठीक है, नई लाइन से लिखिए मौन वाचन का। अब यहां पर मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं यहां पर पर्टिकुलर मौन वाचन शब्द की बात कर रहा हूं। मौन वाचन का उद्देश्य, मौन वाचन का उद्देश्य विद्यार्थियों में, मौन वाचन का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना। मौन वाचन का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना, कोमा कक्षा में अनुशासन स्थापित करना, कक्षा में अनुशासन स्थापित करना, तथा तथा
पाठ्यक्रम को शीघ्र पूरा करने हेतु तथा पाठ्यक्रम को शीघ्र पूरा करने हेतु। मौन वाचन का उद्देश्य क्या क्या हो गया? एक तो अनुशासन हो गया, एक सेल्फ स्टडी की उसमें हैबिट डाल देना, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा करवाना हो। तो ये इसके और उद्देश्य भी होते हैं, किसके? वाचन कौशल के या मौन वाचन के। अब आता है महत्वपूर्ण तथ्य क्या? पठन कौशल की विधियां। कितना बड़ा है ना? सवाल आ गया दिमाग में, सर कितनी देर में पूरा हो जाएगा? पठन कौशल की विधियां। पठन कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं? पहले मैं नाम उल्लेख कर रहा हूं, उसके बाद एक एक का व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा, फिर साथ में लिखते भी चलेंगे। देखो सबसे पहले आती है दोस्तों, आपको नहीं लिखना है, इनके विस्तार लिखवाऊंगा मैं। हाँ, वर्ण पठन विधि। सबसे पहली विधि कौन सी आती है? वर्ण पठन विधि। एक आती है दोस्तों शब्द पठन विधि, और एक आती है दोस्तों वाक्य पठन विधि। ये तो महत्वपूर्ण तीन तो हैं ही हैं, इनके द्वारा तो हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये तीनों विधियां जो बताने वाले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम है R.S. पांडेय, राम सहाय पांडेय। ठीक है, उसने कहा कि बालक को यदि आपको पढ़ना सिखाना है तो सबसे पहले उसको क्या पढ़ना सिखाओ? वर्ण पढ़ना सिखाओ। अब वर्ण में हम उसको स्वर भी पढ़ाएंगे, व्यंजन भी पढ़ाएंगे, इनका उच्चारण स्थान भी पढ़ाएंगे, इनकी मात्रा भी पढ़ा देंगे। और जब बालक वर्णों से, उनकी पहचान से, उनके उच्चारण स्थान से और मात्राओं से परिचित हो जाता है तो उसे क्या पढ़ना सिखाओ? शब्द पढ़ना सिखाओ। और जब बालक शब्द पढ़ना सीख जाता है तो बहुत सारे शब्दों को जोड़ जोड़कर एक साथ बोलना सिखाओ, जिसे वाक्य कहा जाता है। समझ में आया? R.S. पांडेय महोदय ने कहा कि बालक को वर्ण, शब्द और वाक्य पठन के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। वर्ण, शब्द और वाक्य पठन के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। पहले वर्ण पढ़ना सिखाओ, फिर शब्द पढ़ना सिखाओ, और उसके बाद में क्या सिखाओ? वाक्य। ये तो हो गई ओवरऑल पठन कौशल की विधियां होनी ही चाहिए। अब इसके अलावा और कौन कौन सी विधियां हैं जो होती हैं, बता देता हूं। एक आती है क्या? सुनो और कहो विधि। सुनो और कहो विधि, जिसको हम कह सकते हैं आदर्श अनुकरण विधि। क्या कह सकते हैं दोस्तों? आदर्श अनुकरण विधि। कुछ समझ में आया मैंने क्या इशारा किया है? अध्यापक के आदर्श वाचन को आप सुनो, अध्यापक के आदर्श वाचन को आप क्या करो? सुनो, और उसका फिर अनुकरण करके वापस से, अनुकरण का मतलब क्या हो गया? वैसा का वैसा बोलना। तो सुनो और कहो विधि, तो आदर्श अनुकरण विधि को सुनो और कहो विधि भी कहा जा सकता है। यहां तक की बात समझ में आई? फिर आगे आता है क्या? खंड सह पठन विधि। खंड सह पठन विधि, ये खंड सह लेखन भी आएगा दोस्तों। खंड सह पठन विधि अर्थात आप एक बालक को पूरे वर्ण नहीं, पहले वर्णों के टुकड़े पढ़ना सिखाओ, विराम चिन्ह पढ़ना सिखाओ। क्योंकि पढ़ना किसको है? उसे वाक्य को पढ़ना है। तो वाक्य के जितने भी टुकड़े हैं, वर्ण हैं, शब्द हैं, वर्णों की मात्राएं हैं, वर्णों के चिन्ह हैं, अन्य ध्वनि चिन्ह हैं जिसमें विराम चिन्ह है, उन सबको टुकड़ों में पढ़ना सिखाओ और फिर उन सबका एक साथ प्रयोग करना सिखाओ। जो R.S. पांडेय ने तीन विधियां दी थी, इसने क्या कर दिया? इन तीनों को एक साथ समाहित कर लिया इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? अरे टुकड़ों को पढ़ना सिखा दो जोड़ करके, वो पूरा वाक्य पढ़ने की वही वाली बात आती है। उसके बाद आती है क्या? चित्र पठन विधि। क्या आती है दोस्तों? चित्र पठन विधि। चित्रों के द्वारा पढ़ना सिखाना है। किसके द्वारा पढ़ना सिखाना है? चित्रों के द्वारा पढ़ना सिखाना है। एक आती है दोस्तों ध्वनि साम्य विधि। क्या आती है दोस्तों? ध्वनि साम्य विधि अर्थात बालकों को ऐसे शब्द पढ़ने के लिए दिए जाते हैं जिनकी अंतिम ध्वनियां समान हो, अंत में जिनमें तुक मिलती है, तो वो होती है कौन सी? ध्वनि साम्य विधि। एक और आता है इसमें भाषा प्रयोगशाला विधि। इसका पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं, किया था ना उच्चारण कौशल में। भाषा प्रयोगशाला विधि सबसे विधियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि ये तो परंपरागत है सारी की सारी, ये आधुनिक विधि है, नई विधि यही है। समझ में आया कुछ? हम इसकी भी बात करेंगे, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क्या? वर्ण पठन विधि। एक बालक को R.S. पांडेय ने कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी जाती है, तो भाषा यदि सिखाना हो, भाषा को सही तरीके से पढ़ना सिखाना हो, तो बालक को सबसे पहले क्या सिखाओ? वर्ण पढ़ना सिखाओ। क्या पढ़ना सिखाओ? वर्ण पढ़ना सिखाओ। जब वह वर्ण पढ़ना सीख जाए तो इन वर्णों के या बहुत सारे वर्णों के योग से शब्द पढ़ना सिखाओ। और बहुत सारे, जब वो शब्द पढ़ना सीख जाता है तो बहुत सारे शब्दों को जोड़कर उसे क्या पढ़ना सिखाओ? वाक्य पढ़ना सिखाओ। और इन्हीं तीनों को जोड़ करके एक साथ सिखाया जाता है, तो वह क्या कहलाती है? खंड सह पठन विधि। क्या कहलाती है दोस्तों? खंड सह पठन विधि। को समझ में आया मैंने क्या बताया? सबसे पहले बालक को क्या पढ़ना सिखाना है? वर्णमाला पढ़ना सिखाना है, जिसमें स्वर, व्यंजन, मात्राएं और ध्वनि चिन्ह, विराम चिन्ह। उसके बाद में आएंगे बहुत सारे वर्णों को जोड़ जोड़ करके क्या पढ़ना सिखाएंगे? शब्द। शब्द भी पहले सरल शब्द सिखाओ जिनमें कोई मात्रा नहीं, जैसे कमल सिखा दिया, उसके बाद में उसको कमाल सिखाओ, उसके बाद उसको कमली सिखाओ, बिल्कुल, उसके बाद उसको कोमल सिखाओ। मात्राओं का स्तर भी हमें क्या करना है? धीरे धीरे बढ़ाना है। मात्राओं का स्तर भी हमें क्या करना है? धीरे धीरे। इसे कहा जाता है शब्द पठन विधि। शब्द धीरे धीरे सरल से कहां चल रहे हैं? कठिन की ओर। उसके बाद में पहले सरल शब्दों को जोड़ जोड़ करके वाक्य बनाना सीखेगा, फिर थोड़े कठिन शब्दों को जोड़ जोड़ करके वाक्य बनाना सीखेगा, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा कठिन शब्दों को जोड़ करके वाक्य पढ़ना सीखेगा। तो पहले तो वर्ण, उसके बाद शब्द, और उसके बाद कौन सा? वाक्य। और खंड से पठन में इन तीनों का एक साथ अभ्यास करवाया जाए तो वो कौन सी हो गई? खंड से पठन विधि। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक आती है सुनो और कहो विधि अर्थात अध्यापक जैसा जिस विषय वस्तु को पढ़ रहा है, बालक भी उसको वैसा ही उसी तरीके से पढ़े, तो वह कहलाती है, पहले तो सुनेगा बालक अध्यापक की बातों को और फिर खुद कहेगा, अर्थात आदर्श का अनुकरण करके पढ़ेगा, तो क्या कहलाती है? आदर्श अनुकरण विधि या सुनो और कहो विधि। इसका परिचय हम सहस्वर वाचन और अनुकरण वाचन में भी ले चुके हैं। फिर आता है महत्वपूर्ण क्या? चित्र पठन विधि। आपने लोक देवी देवताओं के नाम सुने हैं क्या? लोक देवी देवता तेजा जी, गोगा जी,
हैं, हापू जी, खड़पू जी, अन्य अन्य प्रकार के लोग देवी देवता माने जाते हैं हमारे राजस्थान में, है कि नहीं। भैंस दूध नहीं दे रही, तेजाजी महाराज को बोल दो दूध देनी चाहिए, खीर खिलाऊंगी। अब तेजाजी महाराज आए, भैंस को कहें कि भाई तू दे, और फिर खीर बने, एक चम्मच का भोग लगा दिया, तेजाजी के खा गए घर वाले खुद। क्यों आए तेजाजी? कितने बढ़िया लोग देवता है हमारे, बताओ है। हे तेजाजी महाराज, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं तो तेरे समामणी कर दूंगा, परीक्षा में पास हो जाऊं। या मारवाड़ में कौन है फेमस लोक देवता? रामदेव जी, बाबू जी, क्या बात है, ऊंटों के देवता है। बाबूजी महाराज को हम मना रहे हैं, सुनना, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, नौकरी लग जाऊं तो तेरे समामणी कर दूंगा। अब बाबूजी महाराज अपनी जगह छोड़े, आपके पेपर को देने आए। आप गलत भरना चाहो तो भी आपकी मनोदशा बदले और वो सही भरवाएं, मतलब तुक्का भी आपका सही लगवाएं, तब जाकर के आप नौकरी लगे। 5 क्विंटल का चूरमा बना लिया, लड्डू बना लिए, ठीक है। और बाबूजी महाराज से कितने लेके गए? 5 लड्डू, जिनको भी भोग चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में जनता को ही बांटा, ठीक है। जिनके सह परिवार गए थे उनको सह परिवार बुला के खिला रहे हो, जिनको अकेला बुलाया था उनको अकेले बुला कर खिला रहे हो। बाबूजी को क्या मिला? क्यों लगवाई नौकरी? बताओ। फिर भी भोले भंडारी देवता है सारे के सारे, हमारे झांसे में आ ही जाते हैं, हमारे झांसे में आ ही जाते हैं। अब बात यहाँ पर आती है, क्या लोक देवता मेरा लेना उद्देश्य क्या था? बहुत बार हम देखते हैं कि इन लोक देवताओं के जो, जिनको कहा जाता है एक प्रकार से पुजारी समझ लीजिए, गोड़ेले कहते हैं ना, गोड़ले कहा जाता है उनको, तो इनकी पूजा करते हैं, जो नियमित पूजा अर्चना करते हैं, उसी स्थान पे निवास करते हैं। यदा कदा वो क्या करते हैं, यत्र तत्र उस देवता की गुण या उस देवता की जो भी अच्छी अच्छाइयां थी उनका बखान करने के लिए आसपास के परिक्षेत्रों में घूमते हैं। कई बार क्या करते हैं, कपड़ों पर चित्र बना लिए जाते हैं और कोई वाचक होता है जो उस चित्र के माध्यम से उस लोक देवता की कहानी सुनाता है, जिसे फड़ वाचना कहा जाता है। सुना है क्या नाम? बालक को क्या करते हैं, पढ़ना सिखाने के लिए चित्र के माध्यम से कहानियां सुनाई जाती हैं। तो बालक की क्या होती है, चित्रों में रुचि होती है। जैसे आज भी हम घर पे देखते हैं, छोटा बहन है, भाई है, भतीजा है, भतीजी है, रो रहा था, उसको हम क्या करते हैं, कोई चित्र वाली किताब देते हैं, ले देख बेटा पढ़। अब वो पढ़ना थोड़ी जानता है, वो चित्र देखता है, ख्याल ख्याल देख रहा है। अर्थात बालक की चित्रों में क्या होती है, रुचि। बालक को हमें सिखाना क्या था, पढ़ना। तो चित्र के साथ साथ में कोई बात उसके साहचर्य में बोलूंगा, कोई बात उसके साहचर्य में बोलूंगा। आगे आएगी एक साहचर्य विधि जो मारिया मांटेसी की है, वो अंत में लूंगा, थोड़ी बड़ी है इसलिए अलग से लेंगे उसको। तो जो साहचर्य हम स्थापित करते हैं कि उस चित्र के साथ, आपने कई बार देखा होगा मंदिरों में, खूब मंदिरों की चार दीवारी पर क्या होती है, पूरा का पूरा किसी देवता का या किसी भगवान का कोई ना कोई उसके जीवन में किए गए सच्चे कृत्य होते हैं, और उनके नीचे लाइनें होती हैं, भगवान गाय को चारा खिलाते हुए हैं, राधा भगवान श्री कृष्ण को आवाज लगाते हुए, भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करते हुए, गोपी का कान पकड़ कर ले जाती हुई, ऐसे होते हैं कि नहीं होते। तो चित्र पठन विधि होती है, चित्रों के साथ में उनकी लाइनें भी पढ़ने को दी जाती हैं, ताकि बालक उस चित्र में रुचि लेकर के पढ़ना सीख सके। वो होती है चित्र पठन विधि। समझ में आया क्या? फड़ चित्रांकन को भी कहा जाता है, फड़ वाचन को भी कहा जाता है। अगला आता है क्या, ध्वनि साम्य विधि। बालक को मैंने गर्म बोलना सिखा दिया, गर्म। मैंने बालक को क्या सिखा दिया, गर्म पढ़ना सिखा दिया। अब मुझे सिखाना है सर्म पढ़ना। बालक को ये नहीं आ रहा। बालक को मैंने कह दिया, ये क्या है ना, बिल्कुल हाँ सर क्या है, ये क्या है, से क्या क्या, तूने क्या बोला, गर्म में, रेम में, रेम में, इसके भी आगे वही बोल। तो बालक को ये नहीं पता कि वो क्या है, बालक ये बोलेगा से रेम में, से रेम में। उसके बाद मैंने उसको कहा कि बालक ऐसे बोल नरम में, फिर ऐसे बोल धर्म में, और फिर ऐसे बोल धर्म। समझ में आ रहा है? अर्थात ध्वनि साम्य विधि, ऐसे शब्द पढ़ने को दिए जाते हैं जिनके अंत में क्या हो, समान ध्वनियां हो, अंत में क्या हो, समान ध्वनियां हो। कहने का मतलब जैसे लड़की, खिड़की, कड़की, भड़की, की बार बार आ रहा है, अंत में तुक मिलना, अंत में तुक मिलना, तुक मिलना तो जानते हो ना, अंत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण। अब तो समझ में आ गया होगा। ऐसे शब्द जिसके अंतिम वर्ण क्या हो, समान हो, उन्हें कहा जाता है ध्वनि साम्य विधि। क्या कहा जाता है? ध्वनि साम्य विधि। अंतिम आती है भाषा प्रयोगशाला विधि। भाषा प्रयोगशाला विधि आधुनिक विधियों में गिनी जाती है। यह उच्चारण की विधि है मूलतः। अब इससे पढ़ने का उच्चारण कैसे करवाया जाता है, क्योंकि बालक सुन करके ही पढ़ना सीख रहा है, बालक अध्यापक का आदर्श का अनुकरण कर रहा है, उनके आदर्श पढ़ने का अनुकरण करता है। तो होता क्या है, बहुत अच्छे जो क्वालिटी के स्कूल होते हैं, उसमें जैसे कंप्यूटर लैब होती है ना, हर एक स्टूडेंट का अलग केबिन बना दिया जाता है। कंप्यूटर लैब में एक साथ 10 विद्यार्थियों का बैच जाएगा, 10 कंप्यूटर सिस्टमों के सामने बैठेगा। ऐसे ही भाषा प्रयोगशाला होती है, लैंग्वेज लैब। क्या होती है दोस्तों? लैंग्वेज लैब होती है। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे केबिन बने हुए होते हैं। हालांकि आपने तो देखा नहीं, मैंने पीएचडी में चीज देखी है। तो वहां पर क्या होता है, लैंग्वेज लैब होती है। अब उस लैंग्वेज लैब में केबिन बने हुए हैं, वैसे के वैसे ही जैसे कॉल सेंटर में केबिन बने होते हैं। बहुत सारी आईटी कंपनी में ऑनलाइन परीक्षा किसी ने दी है अपने जीवन में, ऑनलाइन पेपर तो दिया है ना कभी। तो ऑनलाइन पेपर देते हैं तो हमारे अपने अपने केबिन होते हैं। तो वैसे ही लैंग्वेज लैब में भी अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग केबिन होते हैं, और उसकी छत पर एक एक हेडफोन होता है। क्या होता है दोस्तों? हेडफोन। ईयरफोन नहीं होता क्या, वो वाला जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ हम लगा के रखते हैं, वैसे हेडफोन होते हैं। अब उस हेडफोन को विद्यार्थी वहां पर बैठ करके अपने कान पर लगा लेगा, ठीक है। और जो भी विषय वस्तु होती है उसकी रिकॉर्डिंग उसमें क्या की जाती है, प्ले कर दी जाती है। रिकॉर्डिंग क्या की जाती है, प्ले कर दी जाती है, और बालक के सामने उसकी पाठ्य पुस्तक होती है। अध्यापक एक निर्धारित स्थान पर बैठा बैठा अध्यापक एक निर्धारित स्थान पर बैठा बैठा उनकी निगरानी कर रहा है, और उसकी वो रिकॉर्डिंग थी, वो जैसे ही प्ले की जाती है, बालक उन शब्दों को सुनता जाता है और लाइन में आगे बढ़ता जाता है। समझ में आ रहा है? लैंग्वेज लैब क्या होती है, हर एक विद्यार्थी का भाषा प्रयोगशाला के कक्ष में, कमरे में एक अलग अलग केबिन होगा। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, अपने अपने हेडफोन लगा लेंगे, और उसमें रचना का कैसेट चला दिया जाता है। जो भी रचना उन्होंने कर रखी थी उसकी रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जाती है। अब बालक क्या करता है, उस रिकॉर्डिंग को तो सुनता रहता है, और उसकी अंगुली अपने जो सामने विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक जो रखी हुई है उसके शब्दों पर चलती रहती है। यह होती है भाषा प्रयोगशाला। अब सुनो, उस उच्चारण में जो रिकॉर्डिंग थी उसमें उचित आरोह अवरोह भी होता है, उचित प्रवाह भी होता है, उचित गति भी होती है। तो बालक उसको सुनेगा, स्पष्ट तरीके से सुनेगा। ये भाषा प्रयोगशाला इसलिए डेवलप की गई कि बहुत बार हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे को बाहरी आवाज डिस्टर्ब कर जाती है। जैसे इस समय आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, लेकिन क्या मेरी आवाज के अलावा आपके कानों में और कुछ नहीं आ रहा?
कूलर की आवाज भी आ रही है, वातावरण की अन्य ध्वनियां भी आपको सुनाई दे रही हैं, लेकिन जैसे ही आपके कान पर हेडफोन लगा दिया जाए तो केवल आप उसी की सुनोगे जो हेडफोन में आ रही है। डिस्क जॉकी जो होते हैं, डीजे भैया जो होते हैं, हम देखते हैं जब वो डीजे इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं या म्यूजिक जब प्ले कर रहे होते हैं तो वो अपने कानों पर हेडफोन लगा के रखते हैं ताकि उस ध्वनि के वास्तविकता को महसूस कर सके, हर एक चीज का माइनर ऑब्जर्वेशन कर सके कि कहीं बेस ज्यादा या कम तो नहीं है, कहीं ट्यूनर ज्यादा या कम तो नहीं है, कहीं स्लो मोशन में तो नहीं चल रहे गाने। कहने का मतलब यदि वो ऐसे ही सुन के समझे तो उस शादी के समारोह में, उस आयोजन के अनेक प्रकार की कोलाहल भरे वातावरण में कैसे पता लगा पाएगा कि सारी चीजें बराबर नपे तुले अंदाज में चल रही हैं। तो क्या करता है वह भाषा प्रयोगशाला की तरह ही उस हेडफोन का प्रयोग करेगा। आपके पायलट होते हैं जेट विमान उड़ाने वाले, अब पायलट की जो ध्वनि होती है, जेट विमानों की जो ध्वनि होती है, वो बैठे होते हैं तो पायलट हेडफोन लगा के रखता है ताकि बाहरी वातावरण से जरा सा भी उनको खलल या बाधा न आए, और जो भी उनको कमांड दी जाती है, जो भी उनको कमांड मिलती है आपके स्टेशन से या मैं कहूं जो भी केंद्र से जहां से वो अनुबंधित हो रखे हैं, तो उस कमांड को सुन सकें और तुरंत उस पर एक्शन ले सकें। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा सिखाने के लिए पहले तो मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, अब यही मेरी बात आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से मिलेगी। ऐप में आपको पता है हमारी कक्षाओं के वीडियो सेव हो रहे हैं, वीडियो सेव हो रहे हैं। अब आप यहाँ पढ़ रहे हो, चंद दिनों बाद जैसे पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा आप रिवीजन करोगे, तो उस रिवीजन में ज्यादा जल्दी कैसे सीख पाओगे? आप मोबाइल में यूट्यूब पर आप उस वीडियो को प्ले करोगे और ईयरफोन लगा लिया, तो वही वाली बात है, भाषा प्रयोगशाला विधि हो गई वो, भाषा प्रयोगशाला विधि हो गई। अब ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब इन भाषा प्रयोगशाला विधियों में भी क्या होता है, कई उच्च क्वालिटी की लैब होती है, और उच्च क्वालिटी की लैब उनमें क्या होता है, उस हेडफोन के साथ साथ एक माइक और होता है, एक माइक और होता है। तो बालक को यदि किसी शब्द में प्रॉब्लम आ गई तो क्या करता है, वह उस शब्द को रिपीट करने की कमांड कर सकता है कि कृपया इसे वापस से दोहराया जाए, कृपया इसे वापस से दोहराया जाए। आपके पास तो हाथ में यूट्यूब रहता है, वापस से बैक कर लिया, लेकिन कमांड का किसी तो उनके हाथ में नहीं, उनके तो हाथ में केवल क्या है, स्पीकर है। तो वो कहाँ कहें, किसको कहें? तो अध्यापक या जो नियंत्रक होता है उसके पास अपना मैसेज पहुंचाने के लिए उनके क्या होते हैं, माइक होते हैं, जिसमें वो अपनी समस्या बोल देते हैं, और जो भी नियंत्रक होता है वह उन बालकों की समस्या का क्या कर देता है, समाधान कर देता है। जैसे डीजे वाले को नहीं कहते हैं कई गाने ज्यादा अच्छे लग जाते हैं, रिपीट कर वही वो वापस से चला देता है, रिपीट कर वही कहीं वो वापस से चला देता है। जैसे हम बात करते हैं अपने लाइव क्लासों की, रात को जैसे 9 से 10 मेरी लाइव क्लास चलती है, तो मैं पढ़ा रहा होता हूँ। अब पढ़ा रहे होते समय मेरे सामने लाइव चैट चलती है बड़े स्क्रीन पे। अब अगर मुझे लाइव चैट नहीं पता चले तो मैं कैसे मानूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन के तो समझ में आ रहा है, कौन सी चीज में विद्यार्थी को अभी भी दिक्कत आ रही है, कौन सी चीज मुझे पुनः दोहरा देनी चाहिए। 2000, 3000, 5000, 8000, 10,000, 20,000 तक लाइव पे आ जाते हैं, तो उन विद्यार्थियों का 20,000 का एक साथ तो पता लग नहीं सकता। तो विद्यार्थी अपना मैसेज टाइप करते हैं, सर रिपीट कीजिए, सर पुनः दोहरा दीजिए, तो वो चीज मेरे नजर में आते हैं, मैं उस चीज का क्या कर देता हूँ, दोहरान कर देता हूँ। तो कुछ क्वालिटी की अगर लाइव क्लास हुई तो मुझे वापस से जवाब मिला। अब निम्न क्वालिटी का मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट हटा दिया, मतलब वहां पर वो यूट्यूब की चैट मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो मुझे कैसे पता चलता? तो नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं होता। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि भाषा प्रयोगशाला एक ऐसी सुसज्जित लैब होती है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के सर पर एक हेडफोन लगा दिया जाता है, तो कानों में वह रचना का कैसेट सुनता है, जो चीज उसके समझ में आती रही आगे बढ़ता रहा, प्रॉब्लम आएगी वह नियंत्रक को पुनः दोहरान करने के लिए बोल देता है। यह उच्चारण कौशल की और पठन कौशल की सर्वोत्तम और नवीनतम विद्या मानी जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? अब आती है अंतिम, इसमें कौन सी, साहचर्य विधि। अंतिम कौन सी आती है दोस्तों? साहचर्य विधि। अब साहचर्य विधि में पढ़ना कैसे सिखाया जाता है वो समझो। इसकी प्रवर्तक कौन है? मारिया मांटेसरी। इसकी प्रवर्तक कौन है? मारिया मांटेसरी। अब ध्यान दो इसमें क्या होता है, इस विधि में 3 चरण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? चरण होते हैं, सोपान होते हैं, कितने? 3। क्योंकि मारिया मांटेसरी कहती है क्या, बालक को पहले क्या सिखाना चाहिए, पढ़ना या लिखना? लिखना। इसका मतलब मारिया मांटेसरी की नजर में बालक लिखना सीखा हुआ होगा। समझ में आया क्या? मारिया मांटेसरी बालक को पढ़ना कब सिखाएगी? अंत में। कब सिखाएगी? अंत में। इसको अलग से इसलिए लिया है ताकि इसका कांसेप्ट समझ में आ सके। मारिया मांटेसरी बालक को पढ़ना कब सिखाएगी? जब वह लिखना सीख चुका होता है, अर्थात उसे लिखे हुए वर्ण का पता रहता है कि मैंने ये ऐसा कोई वर्ण लिखा है, उसको लिखना आ चुका होता है, अब उसे वह पढ़ना सिखा रही है। तो क्या करती है वह, प्रयोग के पहले चरण में कुछ ऐसे कार्ड लेती है। क्या लेती है दोस्तों? कार्ड लेती है, जैसे 3 कार्ड ले लिए, और प्रत्येक कार्ड के 2-2 भाग होते हैं, अर्थात प्रत्येक कार्ड कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बना होता है। इधर जैसे गाय लिख दिया, गय या गाय, या गाय का क्या हो गया, चित्र हो जाएगा, गाय का क्या रहेगा, चित्र, और इधर लिखा रहेगा गय। तो समझ में आया? यहाँ पर घड़ी लिखा हुआ होगा, या घड़ी का चित्र होगा, यहाँ पर घड़ी का चित्र होगा, और यहाँ पर लिखा हुआ घड़ी, और यहाँ पर लिखा हुआ होगा क्या, गय। यहाँ पर कबूतर का चित्र बना देगी, जो भी कबूतर का चित्र बनाना है, और यहाँ पर कबूतर लिख देगी, ठीक है, और यहाँ पर लिख देगी क्या, गय। अब देखो बालक को कबूतर पढ़ना नहीं आता, क्योंकि पढ़ना तो उसको सिखा रही है वो, तो कबूतर पढ़ना तो नहीं आता, चलो ठीक है हटा दो, लेकिन बालक की चित्रों में तो रुचि है ना। बालक इस चित्र को देखेगा तो उसके सामने ये वाला भी चित्र नजर आएगा, उसे ये थोड़ी पता था कि ये वर्ण में गय वर्ण है, उसे तो पढ़ना आया ही नहीं, उसे तो लिखना आता है। उसने कहा कि ये दोनों चीज एक ही है, ये गाय तो ये भी गाय, ये घड़ी का चित्र है और ये घड़ी है, ये कबूतर का चित्र है और ये कबूतर है। बालक चित्र के साथ उस वर्ण को देखता है, चित्र के साथ उस वर्ण को देखता है। बहुत बार बालक की आंखों के सामने वह चित्र और वर्ण दोनों एक साथ लाए जाते हैं। यह प्रयोग का पहला चरण हुआ। अभी बालक को पढ़ना नहीं आया, अभी तक केवल उसने क्या करे हैं, कार्ड देखा है जिस पर चित्र भी है और चित्र से संबंधित क्या है, वर्ण भी है, चित्र से संबंधित क्या है, वर्ण भी है। फिर प्रयोग का दूसरा चरण आता है। प्रयोग के दूसरे चरण में क्या किया उसने, इन कार्डों को काट डाला, कार्डों क्या किया उसने, काट दिया। 3 के कितने बना लिए, 6। 3 के कितने बना लिए, 6। पहले तो ये 3 ही दिए थे उनको, अब उनको 6 थमा दिए, और क्या कहा कि जो ऊपर आपके हाथ में जो कार्ड दिए थे मैंने, जिसके साथ जो था, जिसके साथ जो था, आपको वो वापस से मिलाने हैं। कुछ समझ में आया क्या? एक हाथ में तो ये दे दिया कि
एक आदमी को मान लीजिए ये वाला कार्ड है, ये वाला, एक आदमी ये वाला कार्ड है जिस पर गाय का चित्र बना हुआ है और गाय लिखा हुआ है। अब बालक को 6 कार्ड दे दिए कि ऐसे दोनों कार्ड निकाल के ला, तो बालक इन 6 में सभी कार्डों को ढूंढेगा, एक तो वह गाय का चित्र वाला कार्ड निकालेगा और गाय वाला कार्ड, ये दोनों कार्ड वो लेके आ जाएगा। किससे? इसे देख करके। एक आदमी उसको ये दे रखा है कि ये तो तेरी आंसर की है, अब ये प्रश्न और ये उत्तर है, तेरे को निकाल के लाना है, तो बालक उसके जैसा लेके जाएगा, मिलान कर लेगा कि हाँ ये ऐसा कैसा मिल गया, तो वो ऐसा कैसा दोनों कार्ड ले आता है। पहला चरण में तो केवल उसको कार्ड दिखाए गए, दूसरे चरण में कार्ड तो था ही, उसको कार्डों के टुकड़े दे दिए गए ताकि वह दो कार्डों को मिला करके एक नया कार्ड पुनः बना सके। अब बालक ने इन दोनों कार्डों से यहाँ तक वह दोनों को जोड़ना सीख गया। अब आता है प्रयोग का तीसरा चरण। प्रयोग का क्या आता है? तीसरा चरण। उसमें क्या करती है मारिया मांटेसी, एक ही कार्ड देती है उसको और कहती है इसके साथ जो कार्ड था ना वो लेके आ। कुछ समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? एक चरण में तो उसने 2 कार्ड पढ़ाए, मतलब 3 कार्ड दिए उसको, गाय का चित्र और गाय लिखा हुआ। एक ही कार्ड पे दोनों चीजें बनी हुई हैं, एक ही कार्ड पे क्या बनी हुई है? दोनों चीजें बनी हुई हैं। फिर दूसरे चरण में क्या करती है, ये कार्ड तो उस विद्यार्थी के पास था ही और 6 कार्ड होते हैं, इन 3 के 2-2 टुकड़े, और बालक उनको मिलाकर के रख दिया जाता है। इस कार्ड के जैसे चित्र निकाल के दो, तो बालक गाय का चित्र भी निकालेगा और गाय वर्ण भी निकालेगा, अर्थात वह इनको जोड़ना सीखेगा, जोड़ना सीखेगा। और जोड़ने को कहा जाता है दोस्तों साहचर्य। मिलान करने को क्या कहा जाता है? साहचर्य कहा जाता है। तो बालक उनको जोड़ना सीख गया। अब उनका वह मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन कैसे करेगी? अब ये कार्ड नहीं देगी उनको, अब इन दोनों में से एक टुकड़ा दे देगी। जैसे गाय का चित्र दे दिया और कह देगी अब इसके साथ में जो चित्र था ना वो लेके आ, तो बालक इस चित्र को लेके जाएगा और अपनी संज्ञान के आधार पर, अपनी प्रज्ञा या बुद्धि के आधार पर यह वाला कार्ड निकाल के ले आएगा। अगर यह वाला कार्ड निकाल के ले आता है तो उसका पढ़ना क्या हो गया? सफल। और नहीं होता है तो यह प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। समझ में आया या नहीं आया? तीनों चरण समझ में आ गए? पहले तो 3 कार्ड थे, उसके बाद में 3 कार्डों के 6 टुकड़े थे और उसके बाद में 6 कार्डों में से 6 टुकड़ों में से 3 टुकड़े दे दिए जाते हैं और 3 टुकड़े ढूंढने को कहा जाता है। बालक जैसे ही ढूंढ कर ले आता है तो साहचर्य हो जाता है, वह पढ़ना सीख जाता है। लास्ट में कह देती है गैवर्ण बेटा गए। अब बालक को गैवर्ण याद हो गया, किससे? गाय के साहचर्य से। किससे हो गया? गाय के साहचर्य से। अब उसको कार्ड नहीं भी दिखाएं और ऐसे कहते कि गय कौन सा होता है, तो बिना देखे बना सकता है कि गय ऐसा होता है। इसे कहा जाता है क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे महोदय याद आ रहा है? सबसे पहले चित्र बनेगा, उसके बाद चित्र के साथ में नाम होगा है, और अंत में चित्र नहीं होगा तो भी नाम होगा। सबसे पहले छोटे शिशु को लेकर के पशुओं के बाड़े में दादी माँ जाती है, चित्र को दिखा के बोलती है बेटा बोल गाय, बेटा बोल गाय। अब बेटा उस चित्र को देख देख करके उसे बैठे हुए जानवर को देख के गाय बोल रहा है। फिर बेटा क्या करता है, दोबारा अकेला वहां पशुओं के बाड़े में गया तो देखा उसने गाय बंधी हुई थी, उसने खुद ने बोला गाय। ठीक है, अब गाय नहीं होती और बेटे के सामने केवल गाय शब्द बोलो, उसके दिमाग में वो चित्र आ जाता है गाय कैसी थी। जैसे करते हैं गाय, गाय की तरफ इशारा करते बेटा करता है उधर चलो, है कि नहीं है? पापा को कैसे पहचानता है? कई बार गाड़ी से पहचान लेता है। अब जैसे ही सफेद गाड़ी आई, पता नहीं कौन है, पापा आ गए, क्योंकि बेटे के दिमाग में पापा थोड़ी है, बेटे के दिमाग में वो सफेद गाड़ी पापा है। ये साहचर्य की अवस्थाएं होती हैं। किसकी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों? साहचर्य की अवस्थाएं होती हैं। जीन पियाजे महोदय ने भी इस पे बहुत अच्छा कार्य किया है, जो आप मनोविज्ञान में भी पढ़ोगे। तो ये पठन कौशल की कुछ विधियां हैं, आप इनको लिख लीजिए दोस्तों। मैं तब तक जल सेवन करता हूं। हाँ, इसके बाद में अंत में लिख देना, यहाँ पर सुनो एक बार, यहाँ पर लिख देना भाषा प्रयोगशाला विधि और इसके अंत में यहाँ पर एक लिख देना कौन सी? साहचर्य विधि। साहचर्य विधि, और उसके बाद डाल देना लेखन कौशल की। इतना सारा लिखो। लिखने में थोड़ी शीघ्रता कर सकते हैं आपको, कोई टेंशन ही नहीं है, शीघ्रता से लिख डालो, 1 मिनट में सारे नाम। हाँ, लिखती है क्या? ऐसे कौन कौन है जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा? ओ लिखो लिखो। इन 3 क्या के ये भी लिख देना, RS पांडे। इन 3 क्या के मंजिला कोष्ठक लगा के पता रहेगा ये तीनों विधियां किसने दी थी? RS पांडे ने। ये साहचर्य विधि इसका लिख देना मामा मारिया मांटेसी। मारिया मांटेसी इसी तरह लिखना भी सिखाती है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा उसका, वो ऐसे ही कार्डों के माध्यम से लिखवाएगी। अभी बात करेंगे लेखन कौशल में, क्योंकि उसकी नजर में पढ़ने से पहले लिखना सिखाना था, तो कहते हैं कि विद्यार्थी को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसके फिजिकल से ही आप उसको लिखना सिखा दो। और अन्य मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं, उसको पढ़ना आएगा तो लिखेगा। मारिया मांटेसी कहती है उसको पढ़ना आए चाहे ना आए, बालक लिखना सीख सकता है, क्योंकि उसमें चित्र बनाने की गुणवत्ता होती है, चित्रात्मकता होती है। बालक स्कूल में जाने से पहले ही सांप ये बनाना जान जाते हैं। इसका मतलब मारिया मांटेसी कहती है कि एक बालक अगर सांप का चित्र बना सकता है तो क्या क्यों नहीं बना सकता, इसलिए वो पहले लिखना सिखाती है। बात करूंगा अभी मैं आपके, यहाँ लिख दिए क्या? ऐसे कौन है जिन्होंने अभी तक भी नहीं लिखा? सभी ने लिख दिया, हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, लेखन कौशल। लेखन कौशल, लेखन कौशल या आप चाहो तो इसको कह सकते हो लिखना कौशल, राइटिंग स्किल्स है ना। पहले तो इसके बारे में परिचयात्मक जानकारी लेते हैं, उसके बाद आएंगे विधियों पे। हाँ, इसका पहले आपको मैं आधार कार्ड बता देता हूँ कि यह है क्या। हाँ, आधार कार्ड तो होता है परिचय।
परिचय पत्र यार, मैंने क्या गलत बोल दिया? आधार कार्ड क्या है लेखन कौशल का, जानो। सबसे पहले बात किया क्रम में अंतिम, क्रम में तो कौन सा है? अंतिम, एक बात। दूसरी बात की जाए मारिया मांटेसरी इसका स्थान कौन से में मानती है? 3 नंबर पे। कितने नंबर पे मानती है? 3 नंबर पे। कठिनाई स्तर में, कठिनाई स्तर में कौन सा है ये? कठिनाई स्तर में सबसे कठिन, सबसे अंतिम नहीं, सबसे कठिन। अंतिम का मतलब सरल से है या कठिन से है? इसलिए बताओ कठिनाई स्तर में ये सबसे कठिन है, कठिनाई स्तर में सबसे कठिन है। उसके बाद बात आती है, यह निर्भर किस पर करता है? पठन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पठन कौशल पर निर्भर करता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है क्या, कि यह कौशल जो है किससे संबंधित है? भाव अभिव्यक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? और ये इसे हम इसकी क्या उठाएंगे? परिभाषा। ये इसे क्या उठाएंगे? परिभाषा। एक विद्यार्थी द्वारा भाव अभिव्यक्त करने के कितने तरीके? तो या तो वह अपनी बात मौखिक बताएगा या लिखित बताएगा। मौखिक रूप से यदि अपनी बात बताता है तो उसको कहा जाता है उच्चारण कौशल या बोलना या वदन कौशल। और यदि लिखित रूप में अपनी बात बताता है तो कौन सा हो गया? लेखन कौशल या लिखना कौशल कहलाता है। लेखन या लिखना कौशल कहलाता है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, पठन कौशल में और लिखने के कौशल में एक अंतर होता है। पठन कौशल में हम जो शब्द पढ़ते हैं उसका अर्थ लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात शब्द किससे किसकी ओर बढ़ेंगे? हम अर्थ की ओर बढ़ेंगे। पठन कौशल में जो शब्द हम पढ़ते हैं उसका भाव ग्रहण करना है, तो हमारा उद्देश्य होता है शब्द से किसकी ओर जाना? अर्थ की ओर जाना, शब्द से अर्थ की ओर जाना। जबकि लेखन कौशल जो होता है उसमें अपने आप को अभिव्यक्त करना है, तो शब्द तो हमारे अंदर पड़ा, वो सही अर्थ तो हमारे अंदर पड़ा है, उसे हम किस शब्द से व्यक्त करें? अर्थात यहाँ पर अर्थ से कहा चलता है, शब्द की ओर चलता है। दोनों चीजें समझ में आई क्या? उन्हें समझिए। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, विषय वस्तु को पढ़ते हैं, तो उस विषय वस्तु के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करते हैं कि इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब यह होता है। अर्थात जब पठन कौशल होता है तो पठन कौशल चलता है शब्द से अर्थ की ओर। कहाँ चलता है? शब्द से अर्थ की ओर। शब्द में दिया होता है, अर्थ निकालना होता है, ठीक है। लेकिन जब लेखन कौशल की बात है, लेखन का मतलब हमने अभिव्यक्त करना है, तो अर्थ तो हमें पता है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करेंगे तो अर्थ को हम किसके तरफ लेके आएंगे? शब्द की ओर। कई बार नहीं कहते क्या कि सर मेरे को जवाब आता है लेकिन उस शब्द नहीं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? क्यों? उसको पता तो है पर कहे क्या? भाव अभिव्यक्ति का मजबूत माध्यम कब होगा? जब आपका शब्द कोश मजबूत होगा। कौन सी बात को किस शब्द के माध्यम से आप व्यक्त कर रहे हो, यहाँ पर होता है अर्थ से शब्द की ओर अग्रसर होना। दोनों चीजें समझ में आ गई क्या? पठन कौशल जो होता है वह शब्द से अर्थ की ओर चलता है। शब्द हमें पता रहता है, अर्थ ढूंढना पड़ता है, अर्थ दिमाग से ढूंढना पड़ता है। लेखन कौशल में अर्थ हमें पता होता है, शब्द ढूंढना पड़ता है कि इस अर्थ को कौन से शब्द से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मुझे आज घर जाना है, मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है, तो मैं ऐसा कौन सा शब्द बोलूं जो प्रभावी लगे? घर जाऊंगा अप्रभावी है, बात सही नहीं है। घर जाना चाहता हूं, यह भी अप्रभावी है। क्या बोले? कुछ ऐसा शब्द हो कि सुनने वाला हमें परमिशन दे या सुनने वाला अपनी बात समझे। तो अर्थ के अनुसार शब्द का चयन किसमें किया जाएगा? लेखन में। और शब्द के अनुसार अर्थ का चयन किसमें किया जाता है? पठन में। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको परिभाषा, कि परिभाषा क्या होती है लेखन कौशल की। भाषा के ध्वनि चिन्हों को, भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। वाणी के ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह का मतलब जो आवाज के रूप में है, जो मौखिक रूप में है, उन्हें लिखकर अभिव्यक्त करते हो तो कौन सा कौशल हो जाएगा? लेखन कौशल हो जाएगा। जो कि चौथा कौशल होता है, अंतिम कौशल होता है, स्थायी कौशलों में आता है, मूर्त कौशलों में आता है, भाव अभिव्यक्ति से संबंधित है, पठन पर निर्भर करता है, कठिनाई स्तर में सबसे कठिन होता है। यहाँ तक की बात लिखना आरंभ कीजिए। देखिए, बालक द्वारा सीखी गई विषय वस्तु के, बालक द्वारा सीखी गई विषय वस्तु के, बालक द्वारा सीखी गई विषय वस्तु के, बालक द्वारा सीखी गई विषय वस्तु के ध्वनि रूप को, ध्वनि रूप को, ध्वनि रूप को लिखकर अभिव्यक्त करना। बालक द्वारा सीखी गई विषय वस्तु के ध्वनि रूप को लिखकर अभिव्यक्त करना, लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। ठीक है, नई पंक्ति से लिखो, नई लाइन से लिखो दोस्तों। कौशलों के क्रम में, कौशलों के क्रम में यह अंतिम कौशल माना जाता है। कौशलों के क्रम में यह अंतिम कौशल माना जाता है। कौशलों के क्रम में यह अंतिम कौशल माना जाता है। कौशलों के क्रम में यह अंतिम कौशल माना जाता है। लेकिन मारिया मांटेसरी के अनुसार, लेकिन मारिया मांटेसरी के अनुसार, लेकिन मारिया मांटेसरी के अनुसार यह तीसरा कौशल होता है। लेकिन मारिया मांटेसरी के अनुसार यह तीसरा कौशल होता है। मारिया मांटेसरी के अनुसार यह
तीसरा कौशल होता है, आगे लिखिए, कठिनाई स्तर में अन्य कौशलों की तुलना में, कठिनाई स्तर में अन्य कौशलों की तुलना में यह, कठिनाई स्तर में अन्य कौशलों की तुलना में यह सबसे कठिन कौशल होता है। कठिनाई स्तर में ये अन्य कौशलों की तुलना में सबसे कठिन होता है। इसका संबंध, जो भी लाइन समझ में नहीं आए बोल देना, मैं उसे वापस से व्याख्यायित कर दूंगा ना। इसका संबंध मूर्त, मूर्त सगुण साकार नहीं होते क्या? मूर्त, मूर्ख मत करना। इसका संबंध मूर्त कोमा लिखित, इसका संबंध मूर्त लिखित, लिखित व भावाभिव्यक्ति से होता है। इसका संबंध मूर्त लिखित व भावाभिव्यक्ति से होता है। इसका संबंध मूर्त लिखित और भावाभिव्यक्ति से होता है, भावाभिव्यक्ति से होता है। नई पंक्ति से लिखो, यह पठन कौशल पर निर्भर करता है, यह पठन कौशल पर निर्भर करता है। मोस्ट लॉजिक लाइन लिखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है। कैसे आप अपने अकॉर्डिंग चिन्हित करते हो मुझे नहीं पता, अगला तथ्य महत्वपूर्ण है जो मैं लिखवाने वाला हूं। हाँ, पठन कौशल में बालक, अभी नोटेड कॉमा में लिखना, पठन कौशल में बालक शब्द से अर्थ की ओर बढ़ता है। पठन कौशल में बालक शब्द से अर्थ की ओर बढ़ता है, अर्थ की ओर बढ़ता है। यहां और एक मात्रा का लिखा या दो मात्रा का लिखा? एक मात्रा का। और ये भी युग्म शब्द है दोस्तों, और यह और होता है आपका अव्यय शब्द या योजक शब्द। और कौन सा? इतरेतर योजक। जब दोनों शब्द बराबर के अधिकारी हो तो उनके मध्य कौन सा शब्द लिखा जाएगा? और यह और होता है आपका दिशाबोधक। क्या होता है? दिशाबोधक। नहीं आता क्या? अपने बना दी जोड़ी में, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी तरफ, और का मतलब तेरी तरफ, दिशाबोधक। हाँ, तो और का मतलब यहां तरफ से है। तो पठन कौशल में बालक शब्द से किसकी ओर बढ़ता है? अर्थ की ओर। तथा इसी में लिखना है, तथा लेखन कौशल में बालक, तथा लेखन कौशल में बालक अर्थ से शब्द की ओर बढ़ता है, तथा लेखन कौशल में बालक अर्थ से शब्द की ओर अग्रसर होता है या बढ़ता है। ठीक है, अब आते हैं पठन कौशल के प्रकार, सॉरी लेखन कौशल के प्रकार। कितने प्रकार से लिखा जाता है उसके बाद बताऊंगा आपको। इसके लेखन के विकास हेतु क्या किया जाना चाहिए और विधि कौन सी अपनानी चाहिए। लिखिए लेखन के प्रकार। कितने होते हैं? 3। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग संख्याएं मिलेगी। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि लेखन के प्रकार कितने होंगे कौशल के संदर्भ से, तो कितने आएंगे दोस्तों? 3। कौशल के संदर्भ में कितने होते हैं? केवल 3 ही होते हैं। इसके अलावा तो जो भी आप चीज लिखोगे वो लेखन ही होता है। कहानी लेखन, निबंध लेखन तो कहानी लेखन हो गया, निबंध लेखन का प्रकार हो गया। अब निबंध लेखन के भी खूब प्रकार होते हैं, सामाजिक लेखन, ऐतिहासिक लेखन, मनोवैज्ञानिक लेखन है, विचारात्मक लेखन। तो लेखन के कोई निश्चित प्रकार नहीं है। कौशल के संदर्भ में कितने हैं? 3। अर्थात लेखन कौशल जो डेवलप करना है हमें, तो हम 3 प्रकार के स्किल्स में जाते हैं। देखो, सबसे पहला होता है दोस्तों प्रतिलेख, दूसरा होता है अनुलेख, और तीसरा होता है श्रुत लेख। सुंदर लेख नहीं होता है दोस्तों, सुंदर लेख तो सुंदर लिखना होता है, वो तो विशेषता है। अरे इन सब में आप सुंदर लेख लगा सकते हो। सुंदर का मतलब अच्छा, लेख का मतलब लिखना, अच्छा लिखना। अब कई होते हैं जो सुंदर लेख भी लिखवा देते हैं, अपने को नहीं लिखना है, अपने को जो लेख होते हैं वो लिखने हैं। बात करता हूं मैं अनुलेख क्या होता है, प्रतिलेख क्या होता है, श्रुत लेख क्या होता है। अनु का मतलब आते हैं, आप समझ जाना क्या, नहीं, के अनुसार, के जैसा। अनुकरण में जहां भी अनुकरण शब्द जुड़ जाता है ना, आपके जहन में ये चीज आ जानी चाहिए। अब जिसका अनुकरण कर रहे हो वो आगे लिख दो। जैसे के अनुसार के जैसा लेख क्या कहलाएगा? अनुकरण लेख या अनुलेख। अब यहाँ पर होता अनुकरण उच्चारण, ठीक है, तो होता के अनुसार के जैसा उच्चारण, के अनुसार के जैसा उच्चारण। यहाँ पर होता अनुकरण लेखन, के जैसा के अनुसार लेखन, ठीक है। होता अनुकरण पठन, के अनुसार के जैसा पठन। एक होता है प्रतिलेख और एक होता है श्रुत लेख। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने ये तीनों लिख दिए, आप इन तीनों को पुनः यहाँ लिखोगे तो बताइए ये अनुलेख होगा, प्रतिलेख होगा या श्रुत लेख होगा? ये तीनों ऑप्शन है आपके पास। एक विकल्प वाले कौन कौन है? अच्छा, ये तीनों नाम हूबहू वापस ऐसे कैसे आपको लिखने के लिए कहा जाए तो कौन सा होगा? प्रतिलेख। अच्छा, ऐसे कौन है जिन्होंने 2 विकल्प चुन रखा है कि ये तो अनुलेख होगा? ऐसे कौन है जिन्होंने एक सोच रखा कि श्रुत लेख होगा? श्रुत का मतलब क्या होता है? सुनकर। लिखा कैसे जाएगा? सुनकर। अभी बताऊंगा कब लिखा जाता है, कहां लिखा जाता है। हमने भी लिखा है, आपने भी लिखा है, याद नहीं आ रहा, भी आएगा। चेतन में पढ़ा है, चेतन में लाऊंगा, चंद रुक जाओ, चंद मिनट की बात है। हाँ, अब बात आती है प्रतिलेख की। क्या प्रतिलेख क्या होता है? हूबहू लिख देना, नकल। समझ में आया?
हूबहू लिख देना। किसी भी समाचार लेखन का, किसी भी समाचार की घटना का, किसी भी अन्य कहानी का, किसी भी पाठ्य वस्तु के किसी पाठ के अंश का, पाठांश का हूबहू दोहरान आप यदि कागज पर लिखकर लाते हो तो वहां कौन सा होता है? प्रतिलेख। प्रतिलेख का मतलब हूबहू वैसा का वैसा ही, जिसमें विराम चिन्ह भी वही लगेंगे, लाइनें भी आप वैसे ही बदलोगे। आपने नोट किया होगा, हम फोटोकॉपी करवाते हैं उसको अनुलिपि कहते हैं, प्रतिलिपि कहते हैं। मतलब हूबहू वैसी की वैसी, तो हूबहू वैसा का वैसा लिखा जाए तो क्या होता है? प्रतिलेख। ये क्यों करवाया जाता है लेखन कौशल में? ताकि बच्चों का लेखन सुधारा जा सके, जिसको हम कह सकते हैं राइटिंग सुधारना। अरे मोहन बहुत अच्छा नहीं लिख पाता, मोहन की राइटिंग खराब है, उसके द्वारा लिखे गए वर्ण शब्द वाक्य पढ़े ही नहीं जाते, तो अध्यापक कार्य के साथ उसको कहेगा कि आप रोजाना के 2 पेज नकल के करके लाओगे। तो क्या कहलाता है वो? प्रतिलेख कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिलेख कहलाता है। मेरे कहने का हास्य यह हुआ कि यदि किसी भी विषय वस्तु को देखकर हूबहू वैसा का वैसा यदि लिखा जाता है, किसी भी विषय वस्तु को देखकर हूबहू वैसा का वैसा लिखा जाता है, तो वह किसमें गिना जाएगा? प्रतिलेख में गिना जाएगा। इसका अध्यापक कौशल कब देता है? ऐसा करने के लिए कब कहता है? जब उसे क्या बनाना हो? लेखन स्पष्ट कराना हो, एक चीज। जब लेखन में सुधार लाना हो, और एक अब जब उसे क्या बताना हो? तरीका सुधारना हो कि क्या तो लिखना है, कैसे लिखना है और किस तरह लिखना है। जब कौन सा लेखन करवाया जाता है? प्रतिलेख करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? प्रतिलेख। जब विद्यार्थी बहुत अच्छा लिखना सीख जाते हैं तब उसको वो सामग्री से परिचित करवाता है कि दोस्तों आज हम एक प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए उसने प्रारूप को बता दिया बहुत अच्छे से कि बीमारी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आपको क्या करना है? इसी प्रारूप में, इसी के तरह आपको बहन की शादी का प्रार्थना पत्र लिख करके लाना है। तो के अनुसार, किसके अनुसार? बीमारी वाली प्रार्थना पत्र के अनुसार, के जैसा उसी के प्रारूप में आप दूसरा प्रार्थना पत्र बनाओगे तो वो क्या कहलाएगा? अनुलेख कहलाएगा। बालकों को दीपावली का निबंध लिखना सिखा दिया, क्या कि कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, कहां मनाई जाती है, कारण क्या है, तरीका क्या है, समापन कर दोगे। दीपावली का निबंध अध्यापक ने खुद ने लिखाना सिखा दिया, वो बहु देख करके विद्यार्थी बोर्ड पर से नकल कर रहे हैं, वो तो गया प्रतिलेख। और फिर लास्ट में कह देता है कि अब इसी निबंध के अनुसार आप होली का निबंध लिख करके लाओगे। किसका निबंध लिख करके लाओगे? होली का निबंध लिख करके लाओगे। तो के अनुसार के जैसा, के अनुसार के जैसा यदि लिखने का कौशल दिया जाता है तो वह कौन सा होता है? अनुलेख। इन दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन पाया जाता है दोस्तों। एक तो तय लिखना सिखाने वाला और एक होता है तरीका बताने वाला। यहाँ पर तो परीक्षण हो जाता है विद्यार्थी का। अनुलेख में क्या हो गया? मूल्यांकन। यहाँ पर सीख रहा है, यहाँ पर मूल्यांकन हो गया। आपको लिखना सिखा दिया, देख देख करके नकल करना सीख लिए, बहुत अच्छे से लिखना सीख लिए। अब आप इसी के अनुसार और चीज लिख के बता दो, वो जाता है अनुलेख। देख करके लिख रहे हो, वो क्या कहलाता है? प्रतिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिलेख कहलाता है। नकल में अकल की जरूरत पड़ती है दोस्तों। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था मेरे विज्ञान विषय की कुंजी वाला, याद है? नहीं बताया? अरे नकल में अकल की जरूरत पड़ती है विज्ञान की। मैं 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ा करता था, तो कुंजियां चलती हैं, पासबुक चलती हैं, तो मैं उसमें से टीप टीप के प्रश्न उत्तर करता, आता ही नहीं था। अरे बड़ा टफर रहा हूँ, वास्तविकता है। आज अध्यापक बन गया तो क्या हुआ? आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो गया? हाँ, मेरा आई की लेवल बता रहा हूँ ना 30 है, जड़ बुद्धि है, एक बार में कुछ याद ही नहीं होता, कुछ याद नहीं होता। तो होमवर्क कैसे हो? अब विज्ञान में वो एबीसीडी पढ़ाती HNO3, अब यार विज्ञान में विज्ञान ही नहीं आती, अंग्रेजी कहाँ से आए? जरा भी पल्ले नहीं पड़ते रसायन विज्ञान के जितने भी भाग थे कि HNO3 क्या होता है, पता ही नहीं चला। प्रश्न उत्तर दे दिए जाते, मैं कुंजी में टीप के करता, कई प्रश्नों के उत्तर में आ जाता स्वयं करें, तो मैं ऐसा कैसा लिख देता स्वयं करें। मैडम होमवर्क चेक करते बुला लेते, आशीष हाँ मैम आजा। क्या हुआ बेटे, किसमें टीप किया है? विद्या की सौगन मैम, सही बता रहा हूँ, खुद ने किया है। देख बेटे झूठ मत बोल, 3-4 बार कसम खाता, लेकिन अंत में सच तो बताना ही था, नहीं बताता तो डंडा बुलवा लेता, तो पकड़ा जाता। फिर मैं दोस्तों को बताता मेरी विडंबना, यार इसमें हमको पता कैसे लग जाता है। अब कुछ एक ऐसे भी थे जिनका बुद्धि लब्धि 80 था, 100 था, कई 120 वाले भी थे, हालांकि भाव कम देते थे मेरे को। हाँ, होशियार होते हैं, अपने गुमान में पागल होते हैं, तो मैं उनके पास तो जाने की हिम्मत ही नहीं करता। मैं थोड़े से मुझसे जो अच्छे थे उनके पास जाता, पूछता, वो कहते कि तेरी कॉपी दिखा, तो मैम स्वयं करके नीचे अंडरलाइन करके रख दी। देख ये तूने ऐसा कैसे लिख दिया, इसमें उत्तर लिखना था, स्वयं करेगा मतलब होता है पागल मन से लिखना था तेरे को। अच्छा ऐसा है क्या? हमको यार मन से तो मेरे को उत्तर आता, तो मैं पास में टिप हुई क्यों? तो फिर उन्होंने मेरे को सलाह दी, सलाह खान बहुत अच्छे मिलते हैं मेरे को, हाँ रायचंद, रायचंद मेरे को राय देते हैं क्या कि ऊपर नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिख दिया, अगर कौन सा पढ़ने बैठती है। हाँ यार ये बात सही है। मैंने अगले दिन क्या करता, मैं वैसा का वैसा जैसे स्वयं करने वाला था, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक को ही सिखाया, इसी को सिखाया था, अनुकरण कर रहा था मैं। अब उसी के अनुसार अनुलेख कर रहा हूँ कि उन्होंने जैसा बताया कि अनुसार के जैसा लिखो, तो जहां भी स्वयं कर आता मैं ऊपर नीचे के प्रश्नों के उत्तरों को टीप टीप करके उसमें लिख देता। लेकिन अब की बार प्रश्न ऐसा आ गया कि इसका जवाब प्रश्न संख्या 8 पर देखें, मैं पुनः लिख ले गया ये लाइन। मैडम क्यों फिर बोला लेती आशीष आजा। अब क्या हो गया? कंपन हो रहा है, हाथ तो मार ही डालेंगी हैं। फिर मैंने मैम से पूछा कि मैम आपको अब कैसे पता लगा कि मैंने पासबुक में टीप किया है? तो मैम ने बताया बेटा ये वाली से लिया ना, ये पासबुक की से ली है, इसका प्रश्न संख्या उत्तर 8 में देखें। तेरे को तो पासबुक ने सजेस्ट कर दिया, लेकिन लिखना तो तेरे को खुद को ही था। चलो ठीक है भाई, अब की बार ये गलती भी नहीं करेंगे, इसमें भी ऊपर नीचे के उत्तर टिका देंगे। ठीक है, आ गया। फिर निबंधात्मक प्रश्नों की बात आती है, तो निबंधात्मक प्रश्नों में प्रयोग आते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न लीजिए, तो मैं भी ऐसे लिख देता लीजिए, ऐसे लिखता प्रश्न ली। अन्य पुरुष में आते हैं ना कथन, सबसे पहले एक प्रश्न लीजिए, उसमें आपको पारा डालना होगा, तो मैं भी उसमें आपको पारा डालना होगा। उत्तम पुरुष में बनाता ही नहीं, मैडम फिर पकड़ लेती आजा। ऐसे जैसे करके 8वीं तक रहा, मैंने मेरी आदतें नहीं सुधारी, मैम जरूर सुधर गए। उनको लग गया कि ये नक्का है, इसके जरा भी असर नहीं पड़ने वाला। अर्थात नकल में भी अकल की आवश्यकता पड़ती है, नकल में भी अकल की आवश्यकता पड़ती है। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अर्थात के अनुसार के जैसा लिखना है आपको, वो होता है अनुलेख। और सेम टू सेम वैसा का वैसा लिख दिया, मैं लिखता था प्रतिलेख में,
मैं लिखता था प्रतिलेख में, लिखना कौन सा था? अनुलेख में। अब आता है, कई बार आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में अंतिम जो कालांश चल रहे हैं, गुरुजी का पढ़ाने का मन नहीं है, समय व्यतीत करना है, बैठे बैठे निकाल नहीं सकते, गांव वाले ये कहते हैं पढ़ाता नहीं, तो क्या करते हैं, या कई बार क्या हो जाता है कि बहुत प्रकार के शब्द ऐसे इकट्ठी हो रखे हैं जिनमें कठिन है, विद्यार्थी वर्तनीगत शुद्धियां ज्यादा कर रहे हैं उन्हीं शब्दों में, तो अध्यापक क्या करता है, कह देता है कि आज हम कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे, मैं कुछ शब्द बोलता हूं, आप सभी को लिखने होंगे। तो बालक को लिखने के लिए कह दिया जाता है, अध्यापक बेटा बेटा शब्द उच्चारित करता है, लिखिए बालको अतिबौद्धिकता। अब बालक का मात्रा की गलती करेंगे, बाल को लिखिए अव्यावहारिकता, बाल को लिखिए बेगम हजरत महल। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब बाल को लिखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। एक कवि का नाम इतना बड़ा हिंदी में है, अब इतना बड़ा नाम लिखवा रहे हैं, 10 15 20 शब्द लिखवा दिए, तो बालकों ने लिखा कैसे है? सुनकर। तो सुनकर जो लेख लिखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? श्रुत लेख कहा जाता है। जो नोट्स में बोल के लिखवा रहा हूं ये भी तो श्रुत लेख ही है ना। अरे मैं बोल रहा हूं, आप सुन सुन के लिख रहे हो, उसको क्या कहते हैं? श्रुत लेख कहते हैं। आपने बोर्ड पर लिखे हुए को बहु उतार दिया, वो क्या हो गया? प्रतिलेख। और मैं कह देता हूं कि जैसे आपने लेखन को, वो पठन कौशल में विधियां लिखी है, वैसे ही आप इस विधि को तो उनके अनुसार उनके जैसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा? अनुलेख हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो लिखिए लेखन के प्रकार 3। पहला, लेखन के प्रकार में लिखो पहला प्रतिलेख, लेखन के प्रकार में लिखिए पहला, और इसमें लिखो प्रतिलेख, इसमें लिखो प्रतिलेख। प्रतिलेख में लिखिए विषय वस्तु को हूबहू लिखना, विषय वस्तु को हूबहू लिखना, विषय वस्तु को हूबहू लिख देना, ठीक है। दूसरा लिखिए अनुलेख, अनुलेख इसके ऊपर वाले चाहो तो क्वेश्चन लिख देना नकल, उदाहरण के रूप में चाहो तो लिख देना नकल। प्रतिलेख का मतलब विषय वस्तु को हूबहू लिख देना यानी कि नकल। अगला लिखो अनुलेख, के अनुसार के जैसा लेखन, 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 ठीक है। इसके क्वेश्चन में आप लिखिए दीपावली का, दीपावली का निबंध लिखना सिखाकर, दीपावली का निबंध लिखना सिखाकर, होली का निबंध लिखने के लिए कहना, दीपावली का निबंध लिखना सिखाकर होली का निबंध लिखने के लिए कहना, दीपावली का निबंध लिखना सिखाकर होली का निबंध लिखने के लिए कहना। दूसरा उदाहरण लिख दो, एक प्रार्थना पत्र के अनुसार, एक प्रार्थना पत्र के अनुसार दूसरा प्रार्थना पत्र लिखना, एक प्रार्थना पत्र के अनुसार दूसरा प्रार्थना पत्र लिखना, एक प्रार्थना पत्र के अनुसार दूसरा प्रार्थना पत्र लिखना। दो हो गए। अंतिम लिखिए श्रुत लेख, अंतिम लिखिए श्रुत लेख, और इसमें लिखो अध्यापक के मुख से, अध्यापक के मुख से उच्चारित शब्द या वाक्यों को, अध्यापक के मुख से उच्चारित शब्द या वाक्य, अध्यापक के मुख से उच्चारित, अध्यापक के मुख से उच्चारित शब्द या वाक्यों को सुनकर लिखना। अब आते हैं क्या, इस कौशल के विकास हेतु, लाइन से लिखना, इस कौशल के विकास हेतु बालकों को इस कौशल के विकास हेतु बालकों को पठन के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। इस कौशल के विकास हेतु बालक को पठन के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वह पढ़कर के लिखना सीख सके। इस कौशल के विकास हेतु बालक को पठन के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए कि तू पढ़, जितना पढ़ सके पढ़, ठीक है। और चीजें आती है वो सुनिए क्या होती है। बालक से जैसे निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करवाए, कौन सी प्रतियोगिता? निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाना चाहिए। बालकों से कहानी लिखवाई जानी चाहिए, बालकों से प्रतिवेदन लिखवाए जाने चाहिए। जानते हो ना ये क्या होता है? बताऊंगा अभी। बालकों को आलेख लिखने के लिए कहा जाना चाहिए, आलेख लिखने के लिए। बालकों को फीचर के लिए कहा जाना चाहिए कि तू फीचर लिख। आलेख, प्रतिवेदन, फीचर, ये 3 नाम नए हैं, ये तो समझ जाते हैं। निबंध लिखने के लिए कहा जाए उसका अभ्यास करवाएं। लघु कथा लिखने के लिए कह दी जाए। प्रतिवेदन होता है किसी भी घटना का आंखों देखा हूबहू वर्णन, जो समाचार नहीं होता क्या, समाचार, रिपोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं, वही होता है दोस्तों प्रतिवेदन, ठीक है। अब इस प्रतिवेदन में समझना ध्यान से, इस प्रतिवेदन को थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? आलेख। प्रतिवेदन होता है अभी की घटना का अभी वर्णन, और आलेख होता है पहले की घटना का अब वर्णन। तो हमें समझ में आया अंतर क्या है? जैसे आज कोई घटना घटी, जोधपुर रेलवे स्टेशन पे कोई हादसा हुआ, भगवान करे ऐसा न हो, पर मान लो हुआ या पहले कभी हुआ। अब पत्रकार उस घटना का आंखों देखा हूबहू वर्णन लिखेगा, वो तो क्या होगा? प्रतिवेदन। इसमें जो भी बातें होंगी वो सत्य पर आधारित होंगी दोस्तों,
ये व्याकरण की विधा में हम पढ़ेंगे, लेखन में अभी नहीं आएगा। केवल आपको बता रहा हूँ कि इसके कौशल के विकास के लिए क्या करना चाहिए कि प्रतिवेदन लिखना चाहिए। प्रतिवेदन होता क्या है, मैं उसका परिचय दे रहा हूँ। यह घटना पूरी सत्य पे आधारित होती है। ऐसा नहीं है कि हताहत तो हुई 6 और बता दे 20। तो उस पत्रकार से पहुंचे गए 14 कहाँ हैं, 6 तो मिल गए। समझ में आया क्या मेरा कहने का मतलब क्या है? कोई हादसा हो जाता है, बारिश आई, बाढ़ आ रही है, नदी में 2 बहे, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, दोनों को निकाल लिया गया, पत्रकार ने लिख दिया 200 बहे, तो 198 कहाँ है वो बता। अर्थात सारी चीजें किस पर होंगी, सत्य पर होंगी। तो किसी घटना का आंखों देखा सत्य पर आधारित वर्णन क्या कहलाता है, प्रतिवेदन। अब यह घटना आज घटी, आज हम उसका वर्णन कर रहे हैं। समाचार संवाददाता हूबहू बनाता है, तुरंत बनाता है, अगले दिन प्रकाशित हो जाती है। अब घटना घटी जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड था, और उसका वर्णन आज यदि हम लिखते हैं तो क्या कहलाएगा, आलेख। ऐतिहासिकता पर अगर रिपोर्ट बनती है तो वो आलेख, और वर्तमान पर रिपोर्ट बनाए तो वो प्रतिवेदन। ठीक है। और यदि इन्हीं प्रतिवेदन या इन्हीं आलेखों में मनोरंजन और जोड़ दिया जाए, अब सत्य की बात तो है ही है, सत्य के साथ में आपने और क्या जोड़ा उसमें, मनोरंजन, तो क्या बन जाएगी, फीचर बन जाएगी, पिक्चर बन जाएगी, फिल्म जिसको कहते हैं। फिल्म लेखन होता है दोस्तों, उसका फिर मंचन किया जाता है, उसका भी क्या किया जाता है, मंचन किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं एलओसी कारगिल का झगड़ा हुआ था, अरे हुआ था कि नहीं हुआ था। अब एलओसी कारगिल पर पिक्चर भी बन गई है, बॉर्डर पर झगड़ा हुआ भारत पाकिस्तान के मध्य, और उसी पर बॉर्डर पिक्चर बन गई। तो बॉर्डर पिक्चर में जो नायक नायिकाओं के मध्य प्रेम वार्तालाप था, उनके जो गाने थे, क्या उस युद्ध के दौरान हुए थे क्या, वो नहीं, केवल उसमें क्या था, उस आलेख में, उस घटना में मनोरंजन का पुट डाला गया और उसको क्या बना दिया गया, उसको फीचर बना दिया गया। इस प्रकार से जो फीचर, आलेख और प्रतिवेदन होते हैं, ये सत्य पर आधारित होते हैं। तुरंत लिखा जाए तो प्रतिवेदन, ऐतिहासिकता पर आधारित हो जाए तो फीचर, और उसमें ऐतिहासिकता पर आधारित हो तो आलेख, तुरंत लिखा जाए तो प्रतिवेदन, और मनोरंजन शामिल कर दिया जाए तो फीचर। देखिए, इस कौशल के विकास हेतु, इस कौशल के विकास हेतु निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इस कौशल के विकास हेतु निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इस कौशल के विकास हेतु निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। नई लाइन से लिखिए, बालकों को लघु कथा, कोमा आलेख, बालकों को लघु कथा, आलेख, प्रतिवेदन, बालकों को लघु कथा, आलेख, प्रतिवेदन व फीचर लेखन का अभ्यास कराया जाना चाहिए। वह फीचर लेखन का अभ्यास कराया जाना चाहिए। फीचर नहीं होता, फीचर होता है दोस्तों, फीचर लेखन का अभ्यास कराया जाना चाहिए। बालकों को आलेख, प्रतिवेदन, फीचर लेखन का अभ्यास कराया जाना चाहिए। यहां तक की बात क्लियर? अब इसी के साथ 2 बातें मैं और जोड़नी है इसी में। अगर बालक को सारी चीजें लिखना तो बता रहे हो, लेकिन व्याकरण का नॉलेज नहीं है, तो बताओ वो शुद्ध लिखेगा क्या? व्याकरण का दूसरा काम ये होता है भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना। तो ये भी लिखो, बालक को व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। बालक को व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। बालक को व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। ये क्या है, इसके विकास के प्रयास हैं। ये क्या है, इसके कौशल के विकास के प्रयास। अब आती है क्या, लेखन कौशल की विधियां। ये तो विकास हेतु कार्यक्रम में करनी चाहिए कि ऐसा करोगे तो बालक में लिखने की स्किल्स बढ़ेंगी। अब आती है लेखन कौशल को डेवलप करने की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं वो। जैसे पठन कौशल की शिक्षण विधियां पढ़ी थी, वैसे लिखिए लेखन कौशल की शिक्षण विधियां। लेखन कौशल की विधियां या लेखन कौशल के विकास की विधियां, वो तो तरीके थे। अब आएंगी विधियां, शिक्षण मेथड कौन कौन से, टीचिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं जो आपको अपनाने हैं। बालक को लिखना किस तरीके से सिखाया जाता है। सबसे पहला आता है इसमें क्या, खंड सह लेखन। याद आया कुछ? खंड से पठन में तो हम क्या कर रहे थे, टुकड़ों को पढ़ना सिखा रहे थे। यहाँ पर टुकड़े लिखना सिखाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले उसको वर्ण लिखना सिखा रहे हैं। खंड से लेखन में आपने उसको वर्ण लिखना सिखाया, आपने उसको मात्राओं के संकेत बनाना सिखाया, फिर धीरे धीरे शब्द बनाना सिखाया, उसके बाद पूरा वाक्य लिखना सिखाया। दूसरा आता है, बहुत अच्छी विधि आती है दोस्तों इसमें, बिंदु अनुकरण विधि। बिंदु अनुकरण। एक आती है इसमें रेखा अनुकरण। रेखा अनुकरण। एक आती है इसमें जैकटॉट विधि। जैकटॉट विधि। एक इसमें आती है मांटेसरी विधि। इसको साचर्य मत देना दोस्तों, इस मांटेसरी को मांटेसरी कहा जाता है क्योंकि ये साचर्य से अलग है। मांटेसरी विधि। एक आती है दोस्तों स्वतंत्र लेखन विधि। जैकटॉट होती है, बताऊंगा सभी क्या होती है, टेंशन मत लो आप। स्वतंत्र लेखन विधि। और एक होती है दोस्तों श्रुत लेख विधि। श्रुत लेख शिक्षण विधि है, ध्यान रखना। श्रुत लेख क्या होता है वो चीज मैंने बता दी। अब श्रुत लेख विधि अर्थात उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो क्लास में। बात करते हैं खंड से लेखन की। बात करते हैं दोस्तों खंड से लेखन की। सबसे पहले बालक को पढ़ना सिखाने के लिए हम क्या, लिखना सिखाने के लिए क्या करते हैं, एक भाषा की जो मूलभूत इकाइयां होती हैं, कौन कौन सी, वर्ण, शब्द और वाक्य। बारी बारी से, आप ऐसे नहीं कि पूरे का पूरा वाक्य एक साथ लिखना सिखा दो। पहले वाक्य इस भाषा के टुकड़े सिखाओ। खंड से का मतलब टुकड़ों से सिखाओ। क्या सिखाओगे, सबसे पहले वर्ण बनाना। क्या सिखाओगे, वर्ण बनाना सिखाओगे। उसके बाद क्या बनाना सिखाओगे, शब्द बनाना सिखाओगे। उसके बाद क्या बनाना सिखाओगे, वाक्य बनाना सिखाओगे। आपने भाषा के 3 टुकड़े, 3 अंग, 3 खंडों को खंडों में लिखना सिखा दिया, अर्थात इन खंडों के साथ लिखना सिखाया, तो वो क्या कहलाएगा,
खंड सह लेखन। क्या कहलाएगा? खंड सह लेखन। पहले बिना मात्रा वाले वर्ण लिखना सिखा दिए, फिर वर्णों पे मात्रा लगा दी अर्थात बारखड़ी लिखना सिखाया, उसके बाद बिना मात्रा के शब्द लिखना सिखाया, उसके बाद मात्रा सहित शब्द लिखना सिखाया, फिर बहुत सारे शब्दों के साथ में उसको वाक्य लिखना सिखा रहे हो, तो वह कौन सी विधि होगी? खंड सह लेखन विधि होगी। उसके बाद आता है बिंदु अनुकरण, ये सबसे अच्छी आती है, बिंदु अनुकरण विधि। बच्चों की आनंद पोथी होती है, उसमें कैवर्ण लिखना सिखाना है तो ऐसे बिंदु बने हुए होते हैं। समझ में आ रहा है? अब बालक को कहा जाता है कि बेटा इस पर पेंसिल ले और ये सब बिंदुओं को मिला दे। समझ में आया क्या? बिंदुओं का अनुकरण करना है। तो बालक एक बिंदु से दूसरे बिंदु को, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से चौथे को, पांचवें को ऐसे मिलाते 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 सबको मिला देगा। ठीक है, ये लो जी मिला दिया। उसने क्या बनाया? अब इसके सोपान है, इस बिंदु अनुकरण के स्टेप समझो। पहले एक लाइन में, इतनी बड़ी लाइन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु थे। फिर थोड़ी देर बाद में जैसे इसको अभ्यास हुआ, फिर 7 की जगह 5 कर दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? इन बिंदुओं के मध्य अंतराल बढ़ाया जाएगा। 5 के बाद में एक लाइन में 3 ही कर दिए। ठीक है, जैसे जैसे क्यों कर रहे हैं कि ताकि बालक इस एंगल में हाथ को घुमाना सीख जाए, इस एंगल में हाथ को घुमाना सीख जाए। जैसे जैसे बालक इसमें दक्षता प्राप्त करता जाता है, हम बिंदुओं की संख्या घटाते जाते हैं, बिंदुओं के मध्य अंतराल बढ़ाते जाते हैं और बालक उन बिंदुओं का अनुकरण करके वर्ण लिखना सीख जाता है। एक आती है कौन सी? रेखा अनुकरण, अर्थात वही जो है आडी टेढ़ी रेखाएं बनवा दी, ये लो ये लो ये लो। अब इन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं? जोड़ जोड़ करके वर्ण बनाए एक, और यदा कदा क्या कर दिया जाता है? जो बिंदु थे उसके स्थान पर डैश डैश बना दिए जाते हैं। आपने अखबार में भी देखा होगा, संख्याओं को मिलाते हैं और आदि का चित्र बन जाता है। 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी होती है, कोई डायग्राम होता है उसमें फिक्स, और उसमें कहा जाता है क्रमानुसार गिनती को जोड़िए। 1 के बाद आपका पेन 2 पर जाना चाहिए, 2 के बाद 3 पर आना चाहिए, 3 के बाद 4 पर जाना चाहिए, और पता लगता है कि कुछ नई आकृति बन गई। समझ में आ रहा है? वो तो हो गया बिंदुओं का अनुकरण। और यदि रेखाओं का अनुकरण करवाया जाए, आडीटीडी रेखाएं, ज्यामितीय रेखाएं, ठीक है, तो जो ये आडीटीडी रेखाएं थी उनको जोड़ करके बालक को अगर अनुकरण करना सिखाएं तो कौन से में जाएगा? रेखा अनुकरण। अब जैकपॉट विधि जो है इस रेखा अनुकरण विधि का थोड़ा सा विकसित रूप है। जैकपॉट विधि इस रेखा अनुकरण का थोड़ा सा विकसित रूप है। क्या? मुझे नहीं पता कि क्या कैसे लिखा जाता है, लेकिन बालक को पता है कि ये तो सीधी लाइन है, ये खड़ी लाइन है, ये व्रत है, ये व्रत है और इसकी पूंछ लगानी है। एक तो आपने उसको डॉट के रूप में रेखाओं का अनुकरण करवाया और आपने उसको चित्रों का अनुकरण करवा दिया। ज्यामितीय आकृतियां बनाना सिखाई, क्योंकि बालक को ये नहीं पता कि क्या है, पर बालक को पता है गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, बकरी की पूंछ और ये दादाजी की मूंछ। कुछ समझ में आया? कहने का मतलब टुकड़ों में बांट बांट करके हमने उसको वर्ण बनाना सिखा दिया। तो ये तीनों की तीनों विधियां, जो तीनों की तीनों विधियां हैं, ये पूर्व प्राथमिक के लिए हैं। किसके लिए है दोस्तों? जब बालक पहली बार पढ़ना और लिखना सीख रहा है उस समय प्रयुक्त की जाने वाली विधियां, जिसमें आपके रेखाओं का अनुकरण, ये पूर्व प्राथमिक के लिए हैं। किसके लिए है दोस्तों? कहने का मतलब टुकड़ों, बाबा जी का डंडा, बकरी की पूंछ और ये दादाजी की मूंछ। कुछ समझ में आया? कहने का मतलब टुकड़ों में बांट बांट करके हमने उसको वर्ण बनाना सिखा दिया। तो ये तीनों की तीनों विधियां, जो तीनों की तीनों विधियां हैं, ये पूर्व प्राथमिक के लिए हैं। किसके लिए है दोस्तों? जब बालक पहली बार पढ़ना और लिखना सीख रहा है उस समय प्रयुक्त की जाने वाली विधियां, जिसमें आपके रेखाओं का अनुकरण हो सकता है, ज्यामितीय आकृतियों का अनुकरण हो सकता है, बिंदुओं का अनुकरण हो सकता है, छोटे छोटे रेखाखंडों का अनुकरण हो सकता है। ये छोटे छोटे रेखाखंड है दोस्तों, ये बिंदु अनुकरण है, और ये है ज्यामितीय आकृतियां, आडी टेढ़ी रेखाएं। उसके बाद आती है कौन सी? मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि में बालक को क्या था? पढ़ना आया नहीं। सब मनोवैज्ञानिक तो पढ़ने के बाद लिखना सिखा रहे हैं, लेकिन ये तो लिखना पहले सिखाएगी ना। तो बालक को पढ़ना नहीं आया तो इसने क्या कर लिया? फ्रेम बना लिया गद्दे के। गद्दे जैसे हम थर्माकोल की शीट को काटते हैं ना, थर्माकोल की शीट काटी जाती है ऐसे। कहां लिखूं? यहां लिखूं। क्या बनाना सिखाना है? क्या बनाना? ये लो, ये थर्माकोल की शीट पे ऐसे उभरा हुआ काट लिया, किसी गद्दे पर काट दिया। अब बालक के हाथ में लेके नहीं है, उसकी अंगुली को घुमाया जाता है कि इस पे जो बॉर्डर है इस पर तू तेरी अंगुली घुमाते जा, इस पर तू तेरी अंगुली को घुमाते जा। और बालक जब पूर्ण रूप से अंगुली घुमाना सीख जाता है तो उसके हाथ में लेखनी थमा दी जाती है। कहते हैं उस लेखनी को वैसे ही घुमा। अब लेखनी को वैसे ही घुमाएगा तो ऐसे करेगा और वर्ण बना देगा। ब्रेल लिपि होती है ना, ब्रेल लिपि, स्पर्श पठन, स्पर्श पठन वो एक प्रकार की, इसी प्रकार की विधि है कि गद्दे पर या हार्ड शीट पर डिजाइन या आकृति बना दी जाती है और बालक उसका अनुकरण करके क्या करता है? लिखना सीख जाते हैं। उसके बाद कौन सी विधि आएगी? स्वतंत्र लेखन विधि। बालक को कह दिया जाता है कि तू कुछ भी लिख, तू कुछ भी लिख, लेकिन लिख, मन से लिख। और जैसे ही बालक लिखना सीख जाता है, जैसे ही बालक पूरा लिखना सीख जाता है तो उसको किताब दी जाती है कि जो तूने लिखा उसका मिलान कर सही लिखा है या गलत लिखा है। लिखने की क्या दे दी? स्वतंत्रता। जब बालक ने पूरा लिख दिया, जैसे मैंने कहा आपको कि दीपावली पर निबंध लिखी है, आपने लिखना आरंभ कर दिया, आधा घंटा ले लिया, लिख लिया। अब मैंने आपके उत्तर की जांच नहीं की, आपको सही निबंध दे दिया कि अब आप अपनी गलतियों का मिलान करो और जहां जहां आपके लेखन में गलतियां हुई हैं उनका क्या करो? सुधार करो। अब कोई तो कहता है सर मेरा पूरा हूबहू मिल गया, देखिए चला कॉपी नहीं लाया सर, कल लाऊंगा। कहां तक सोच पाते हैं? मैं यही जानना चाहता हूं। मेरी सीधी बातें सीधे शब्दों में तो बहुत प्रकार के लोगों की तो समझ नहीं आती, कई तो 5 दिन बाद समझेंगे ये बात। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा भी था जो दूसरे साल जब मैं मिला था, बस रहा था, मैं भाई आज हंसने का कारण क्या है कि पिछले साल वाली बात आज समझ में आई है। आपको भी बहुत दिनों के बाद समझ में आएगा कि मैं क्या कह गया। हाँ,
तो स्वतंत्र लेखन में क्या होता है कि बालकों को कुछ भी विषय वस्तु से संबंधित लिखने के लिए कह दिया जाता है और जब वो लिखकर अपने कार्य में पूर्णता प्राप्त कर चुके होते हैं फिर उनको वास्तविक सामग्री दी जाती है कि अब मिलान कर जो तूने लिखा है वो सही है या नहीं है। बालक अपना स्वयं मूल्यांकन करता है और गलतियों का बार बार अभ्यास करके सुधार करता है और लिखना सीख जाता है। अंतिम होती है बालक बोलेगा और विद्यार्थी लिखेंगे। अध्यापक बोलता है और विद्यार्थी लिखते हैं। फिर उसका क्या करता है, अध्यापक ऑब्जर्वेशन करता है कि मैंने 10 शब्द लिखवाए, मोहन के 10 में से 7 सही, राधा के 10 में से 3 सही हैं। राधा को और अभ्यास की आवश्यकता होगी और ज्यादा अभ्यास की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ये इस लेखन कौशल के विकास की विधियां हैं, आप इन्हें फेयर कीजिए और जो मैं बोलता हूं उसे सुनते भी रहना। सोचित बिंदु जो अब आपके पाठ्यक्रम में बच रहा है, कौन कौन से बच्चे सुनिए तो सही, कहां जाने की जल्दी है? अजी रुकिए तो सुनिए तो, इतनी क्या जल्दी जाने की। अब आगे की लाइन स्वयं बोलेंगे। हाँ, आगे की जो बिंदु की बात कर रहा हूं, कौन कौन से बच रहे हैं? एक तो हमारे बचा है सहायक सामग्री और उपागम। ठीक है दोस्तों, एक तो क्या बचा है, सहायक सामग्री और उपागम का। एक बिंदु बचा है आपके, इसी सहायक सामग्री में पाठ्य पुस्तक आ जाएगी, ध्यान रखना। एक बचे हैं मूल्यांकन, उत्तरात्मक शिक्षण और नैदानिक परीक्षण, और एक बचा है शिक्षण विधियां। 3 पार्ट और बचे हैं, 2 पूरे हो चुके। ठीक है भाई, शिक्षण के कौशल, अधिगम के कौशल और बालक के कौशल, ये सारे पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद, आपने सुना, इतना सारा सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।